हाय एवरीवन, वेलकम टू सिविल्स कोड। पीटी 365 पॉलिटी की 2025 की जो मैगजीन आई है उसका फर्स्ट पार्ट हम कवर कर चुके थे कल। आज इसका सेकंड यानी कि लास्ट पार्ट हम कवर करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे सेंट्रल स्टेट रिलेशंस की न्यूज के बारे में। सबसे पहली न्यूज फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर है। कुछ स्टेट्स सुप्रीम कोर्ट में सेंटर के अगेंस्ट गए थे क्योंकि उनको लग रहा था सेंट्रल गवर्नमेंट उनको उनका जो फाइनेंशियल रिसोर्स का शेयर है वो नहीं दे रही है। देखिए, फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है कि दो तरीके की गवर्नमेंट वर्क करेंगी। एक गवर्नमेंट आपकी सेंटर के अंदर होगी, एक गवर्नमेंट रीजनल यानी कि स्टेट लेवल पे वर्क करेगी। तो ये कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं, लेकिन जब स्टेट को अपना शेयर नहीं मिल रहा है इन द फाइनेंस, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए। फिस्कल फेडरलिज्म में जो फेडरल गवर्नमेंट होती है वो लोकल गवर्नमेंट के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, फंडिंग को शेयर करते हैं। इंडिया का फेडरल सिस्टम ऐसे ही वर्क करता है। हमारे यहाँ पे अभी फेडरल में एक तो फेडरल गवर्नमेंट है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, फिर एक स्टेट गवर्नमेंट है और एक थर्ड हमने ऑर्गन बनाया है गवर्नमेंट का जिसको लोकल गवर्नमेंट कहते हैं, यानी कि पंचायती राज म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है। और हमारे यहाँ पे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मेनली कोऑर्डिनेट करती हैं विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट फंक्शंस। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन कौन से हैं जो डिफाइन करते हैं कि इंडिया का फिस्कल फेडरलिज्म कैसे मतलब वर्क करता है। सबसे पहले तो हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 7th शेड्यूल है उसमें साफ बताया गया है कि यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो टैक्स है वो कैसे बटेगा। ये आर्टिकल 246 में मेंशन किया गया है। उसके अलावा रेवेन्यू को कैसे यूनियन और स्टेट शेयर करेंगे, इसके लिए भी डिफरेंट आर्टिकल्स हैं। यानी कि कुछ टैक्सेस ऐसे होंगे जो कि सेंटर के द्वारा लगाए जाएंगे, कलेक्ट भी सेंटर के द्वारा किए जाएंगे, लेकिन उनको पूरा का पूरा जो असाइन है वो स्टेट्स को कर दिया जाएगा, यानी कि पैसा पूरा स्टेट्स को दिया जाएगा। ये आर्टिकल 269 में लिखा गया है। इसके अलावा जीएसटी को अगर लगाना हो, उसका कलेक्शन करना हो विद रिस्पेक्ट टू द इंटरस्टेट ट्रेड। इंटरस्टेट ट्रेड माने दो राज्यों के बीच में अगर व्यापार हो रहा है उसके ऊपर जो जीएसटी लगेगा वो आपका सेंटर और स्टेट के बीच में बराबर में बटेगा। ये रिकमेंडेशन कि वो कितना बटना है ये जीएसटी काउंसिल करती है। जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन से ही जीएसटी का इंटरस्टेट जीएसटी जो है वो बढ़ जाता है। फिर इसके अलावा कुछ टैक्स यूनियन के द्वारा लगाए जाते हैं, कलेक्ट किए जाते हैं और यूनियन और स्टेट में फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद बांट दिए जाते हैं। ये आर्टिकल 270 में मेंशन किया गया है। ऐसे कौन कौन से टैक्स हैं? कॉर्पोरेशन टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, सेंट्रल जीएसटी। अब डेवोल्यूशन या डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है फाइनेंस का वो दो टाइप में है। सबसे पहले वर्टिकल डेवोल्यूशन, फिर है हॉरिजॉन्टल। देखिए, वर्टिकल डेवोल्यूशन का मतलब ये हुआ कि एक फंड है यूनियन गवर्नमेंट के पास, उसमें से वो कितना परसेंटेज स्टेट को दे रही है। शेयर का जो स्टेट का शेयर है वो कितना रहेगा डिविजिबल पूल में, उसको बोलते हैं वर्टिकल डेवोल्यूशन। और 15 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से जितना यूनियन के पास फंड होता है उसका 41% उनको राज्यों को देना होता है। उसके बाद है हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ऐसा तो नहीं है कि हमारे यहाँ पे केवल एक ही स्टेट को पैसा देना है, हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेट्स हैं, है ना। अब हर एक स्टेट्स जो हैं उनके बीच में वो फंड कैसे एलोकेट किया जाएगा उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि जितना फंड पूरे स्टेट के लिए 41% निकाल दिया गया, अब इस 41% को डिफरेंट स्टेट्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसी को हॉरिजॉन्टल डेवोल्यूशन कहते हैं। 15 फाइनेंस कमीशन के हिसाब से कुछ क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए डिफरेंट स्टेट्स को पैसा दिया जाता है, जैसे कि उनकी इनकम में कितना डिफरेंस है, उनका एरिया कितना है राज्यों का, पॉपुलेशन कितनी है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस कैसी है, वहां पे फॉरेस्ट इकोलॉजी अच्छी है कि नहीं। अगर कोई स्टेट ज्यादा अच्छे से फॉरेस्ट कंजर्वेशन के एफर्ट लगा रहा है तो उसको थोड़ा सा परसेंटेज ऑफ शेयर जो है फंड में वो एक्स्ट्रा दे दिया जाता है। वो टैक्स एफर्ट या फिजिकल एफर्ट कितना पुट कर रहा है वो राज्य, वो भी देखा जाता है। इसके अलावा ग्रांट इन एड में कुछ पैसा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्टेट गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है ग्रांट्स के तौर पे। ये आर्टिकल 275 में मेंशन किया गया है। फिर एक प्रावधान बोरोइंग का भी है, यानी आप पैसा बोरो कर सकते हो। आर्टिकल 292 के हिसाब से यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो अगर चाहें तो अपने देश के अंदर और देश के बाहर, आउटसाइड यानी कि फ्रॉम द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो पैसा बोरो कर सकते हैं। लेकिन आर्टिकल 293 ये कहता है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को पैसा बोरो करना है तो वो केवल विद इन द इंडिया ही पैसा बोरो कर सकते हैं। दे कैन नॉट गो टू द अब्रॉड फॉर बोरोइंग पर्पस। इसके अलावा अगर स्टेट ने ऑलरेडी यूनियन गवर्नमेंट से कर्जा ले रखा है तो बिना यूनियन गवर्नमेंट की परमिशन के वो आगे किसी भी तरीके का कर्जा मार्केट से भी नहीं उठा सकते। स्टेट के ऊपर ये ऑब्लिगेशन है। फाइनेंस कमीशन का अगर रोल देखा जाए तो आर्टिकल 280 क्लियर करता है कि पावर क्या है फाइनेंस कमीशन की, और ये बताता है कि फाइनेंस कमीशन का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा कि रिसोर्सेज को सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए अपना डिसीजन देना। अब स्टेट के फाइनेंसिस के बारे में अगर देखा जाए, जो हमारे यहाँ पे डिफरेंट राज्य हैं वो ये कहते हैं कि उनका जो फंड है ना, हमेशा उनके पास फंड का क्रंच रहता है, मतलब उनके पास सफिशिएंट पैसा कभी नहीं रहता। स्टेट
स्टेट का जो फाइनेंस होता है, जो उनके पास पैसा आता है, वो दरअसल कहा जाता है कि रिवेन्यू सोर्सेज से भी आता है, यानी कि कुछ टैक्स आपके स्टेट्स भी लगाते हैं जिससे वो पैसा कमाते हैं, लेकिन 58% उनका जो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो उन्हीं के रिवेन्यू सोर्सेज से उनको करना पड़ता है, यानी कि सेंटर से उनको ज्यादा खर्चे के लिए पैसा टाइमली नहीं आता। इसके अलावा उनका जो डेट टू जीडीपी रेशो है राज्यों का, डेट टू जीडीपी रेशो माने, डेट माने कर्जा कितना है उनपे, जीडीपी माने उस स्टेट के अंदर कितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अगर कर्जा ज्यादा होगा तो आम सी बात है ये रेशो ज्यादा होगा, तो ये रेशो ज्यादा है तो ये चीज अच्छी नहीं है। तो डेट टू जीडीपी रेशो जो है राज्यों का वो मार्च 2023 में 27.5% तक है, जो कि हाई है। अब बात करते हैं सोर्सेज की कि स्टेट कैसे पैसा जनरेट करता है। स्टेट के पास डिफरेंट सोर्सेज है रेवेन्यू जनरेशन के। सबसे पहले टैक्स रिवेन्यू, यानी कि वो टैक्स लगा के पैसा कमाएंगे। फिर है नॉन टैक्स रिवेन्यू, लास्ट है जो उनको ग्रांट देती है यूनियन गवर्नमेंट। टैक्स रिवेन्यू में स्टेट के खुद के कुछ टैक्स रिवेन्यू के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि टैक्स लगा दिया किसी के प्रोफेशन पे, इनकम के ऊपर, टैक्स लगा दिया प्रॉपर्टी के ऊपर, कैपिटल ट्रांजैक्शन के ऊपर। इसके अलावा कुछ टैक्सेस का पैसा सेंटर से भी डेवोल्यूशन में स्टेट्स को मिलता है। कमोडिटीज और सर्विसेज पे जो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्स लगा के मिलता है, उसका वो फंड जो है वो स्टेट के साथ शेयर करते हैं। बाकी नॉन टैक्स रिवेन्यू में स्टेट के पास जो पैसा आता है वो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो प्रॉफिट है, डिविडेंड है, उससे आता है। साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज पे जो वो फीस लगाते हैं उसका पैसा उनके पास जाता है। यूनियन गवर्नमेंट से जो ग्रांट्स मिलती हैं वो अलग टाइप्स की हो सकती हैं, जैसे डिजास्टर रिलीफ ग्रांट का पैसा आ गया, लोकल बॉडीज की ग्रांट का आ गया, रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का पैसा आ गया। रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का मतलब क्या हुआ कि रिवेन्यू का जितना एक्सपेंडिचर हुआ है किसी राज्य का वो ज्यादा है एज कंपेयर टू रिवेन्यू का जितना कलेक्शन हुआ है। तो जब ये डेफिसिट क्रिएट होता है कि खर्चा ज्यादा हो गया, इनकम इतनी थी नहीं, तो वो डेफिसिट की भरपाई के लिए यूनियन गवर्नमेंट ग्रांट देती है। इसी को कहते हैं रिवेन्यू डेफिसिट ग्रांट। आगे बात करेंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के बारे में। बिहार और आंध्र प्रदेश ने इस स्टेटस का डिमांड किया है। देखिए, ये सेंटर के द्वारा दिया जाता है उन स्टेट्स को जहां पे ज्योग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस स्टेट्स के द्वारा फेस किए जा रहे हैं। पहली बार इसको 1969 में इंट्रोड्यूस किया था ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 15th फाइनेंस कमीशन। 1969 में जम्मू एंड कश्मीर, असम, नागालैंड, ये 3 ऐसे राज्य थे जिनको स्पेशल कैटेगरी का स्टेटस का दर्जा दे दिया गया। उसके बाद सिक्किम और त्रिपुरा और भी कई राज्य इसमें शामिल कर दिए गए। लेकिन गदगिल मुखर्जी फॉर्मूला जो था वो बाद में सेट करके बताया गया कि जो ये राज्य होंगे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस वाले, उनको कितना ग्रांट देना है। ऐसा तो नहीं है कि अगर स्पेशल कैटेगरी में डाल दिया उनको बहुत सारा फंड दे देंगे, तो इसलिए ग्रांट पे थोड़ा सा लिमिट लगाने के लिए फॉर्मूला तय किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ने एज सच कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं दिया है जिसमें बताया जा सके कि किसी स्टेट को कैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा देना है। लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जिनको इनडायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं टू ग्रांट द स्टेटस ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस टू सम स्टेट्स। वो कौन कौन से आर्टिकल हैं? जैसे आर्टिकल 371, 371A से लेकर 1H तक, फिर 1J। इन राज्यों, इन आर्टिकल्स में कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स के कंडीशंस के बारे में बात की गई है। वो स्टेट्स के डिफरेंट कस्टमरी राइट्स के बारे में बात की गई है, जिसकी वजह से वो स्टेट थोड़े डिफरेंट हैं। तो इसलिए इन राज्यों को कई बार क्या किया जाता है, कैटेगोरिकली स्पेशल कैटेगरी स्टेटस में डाल दिया जाता है, इन्हीं प्रोविजन को ध्यान में रखते हुए। 14th फाइनेंस कमीशन ने कहा था कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस जो है वो खत्म कर देना चाहिए, और ये खत्म कर भी दिया गया। उसके बाद से दोबारा किसी राज्य को ये ग्रांट जो है स्टेटस का वो नहीं दिया गया। अब प्रेजेंट में हमारे नॉर्थ ईस्टर्न और हिमालयन जो स्टेट्स हैं उनको डेफिनेटली अलग से पैसा एक्स्ट्रा फंडिंग दी जाती है, लेकिन स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के दर्जे के तहत नहीं दी जाती है। जो सब ग्रुप हैं चीफ मिनिस्टर्स के, उनकी रिकमेंडेशन या रिक्वेस्ट पे उनको ये पैसा दिया जाता है। स्पेशल कैटेगरी स्टेटस के लिए स्टेट के कुछ सर्टेन क्राइटेरिया होने चाहिए, जैसे कि वो स्टेट थोड़ा डिफिकल्ट टेरेन में लोकेटेड होना चाहिए, हिली एरिया में होना चाहिए, वहां की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो बहुत कम होनी चाहिए, साथ में ट्राइबल पॉपुलेशन का शेयर अच्छा खासा वहां होना चाहिए, फिर बॉर्डर के पास में नेबरिंग कंट्री होनी चाहिए उसके, जिसकी वजह से हम कह सके कि बॉर्डर रीजन में होने के कारण वहां डेवलपमेंट अच्छा नहीं हो पा रहा। इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चर बैकवर्डनेस होनी चाहिए, स्टेट के फाइनेंस वहां पे इतने स्ट्रांग नहीं होने चाहिए, तभी उस राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस कहा जाएगा। अब रिसेंटली चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार और आंध्र प्रदेश ने कहा कि हमें स्पेशल फाइनेंशियल पैकेज चाहिए हमारी स्टेट्स के लिए, क्योंकि देखिए अभी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस का दर्जा तो खत्म हो गया ना, तो उन्होंने फाइनेंस पैकेज की डिमांड कर दी। स्पेशल पैकेज जो होंगे वो उन राज्यों की ज्योग्राफिकल और सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस को हैंडल करने के लिए प्रोवाइड किए जाएंगे। ये प्योरली डिस्क्रिशनरी होंगे। डिस्क्रिशनरी
डिस्क्रिशनरी माने अपनी मर्जी से सेंटर चाहे तो कितने भी परसेंटेज में उनको ये फंड रिलीज कर सकता है, उनकी जरूरत के हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा, कोई मैंडेटरी टाइप नहीं है कि इतने परसेंटेज पैसा जो है वो देना ही है, स्पेशल पैकेज नीड के हिसाब से दिया जाएगा। फिर एडिशनल ग्रांट जो है वो आर्टिकल 282 के तहत दी जाएगी, जो कि मिसलेनियस फाइनेंशियल प्रोविजन में मेंशन की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। आर्टिकल 282 जो है डिस्क्रिशनरी ग्रांट की बात करता है, जिसमें बोला गया है कि सेंटर और स्टेट, वेरी इंपॉर्टेंट, सेंटर और स्टेट अगर दोनों चाहें तो पब्लिक पर्पस के लिए कोई भी ग्रांट कभी भी जारी कर सकते हैं, और जरूरी नहीं है कि अपनी कॉम्पिटेंसी में ही, दायरे में ही रहकर वो ग्रांट जारी करें। अगर लग रहा है सेंटर को और स्टेट को कि इस ग्रांट से पब्लिक पर्पस सर्व होगा तो वो ग्रांट बेझिझक जारी कर सकते हैं। अब स्टेट जो ग्रांट कई बार जारी करता है, इसके चलते वो लोकल गवर्नमेंट को भी देता है। अब बात करेंगे 6th शेड्यूल की, इसके रिगार्डिंग ऑलरेडी क्विक बिट्स यूपीएससी बाय सिविल रिकॉर्ड में आपको वीडियो मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंदर, जरूर देखिएगा उसको। इसकी न्यूज देखते हैं क्या है। हाल फिलहाल में लद्दाख ने 6th शेड्यूल में खुद को शामिल करने का जो डिमांड है वो किया है। 6th शेड्यूल आपका आर्टिकल 244 के सेकेंड प्रोविजन में मेंशन किया गया है। बार दलोई कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद से 6th शेड्यूल का आर्टिकल ऐड किया गया था। इसमें गवर्नर के पास पावर होती है कि वो पर्टिकुलर जो 6 शेड्यूल एरिया के स्टेट्स हैं वहां पे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल बना सकते हैं। अभी देखिए जो आपके 6th शेड्यूल के एरिया हैं वो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में डिक्लेयर किए जाते हैं। अब इन 4 राज्यों में ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल जो है वो बना दी जाती हैं। आम सी बात है, नाम से क्लियर है कि इन काउंसिल्स को ऑटोनॉमी ज्यादा होगी, इनके पास पावर ज्यादा होगी। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में 30 से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। 4 मेंबर गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, 26 को इलेक्ट किया जाता है। प्रेजेंटली 4 राज्यों में 10 ऐसे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो है वो बनाए गए हैं। फिर ऑटोनॉमस रीजनल काउंसिल कहाँ बनाए जाते हैं? अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है, उसके अंदर बहुत सारी ट्राइब्स रह रही हैं, तो अलग अलग इंटरेस्ट है उनके, तो वहां पे रीजनल काउंसिल भी बना दी जाती हैं। क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में ट्राइब्स आपस में लड़े एक ही डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के बनने के बाद, इससे अच्छा है कि वहां रीजनल काउंसिल सेटअप कर दी जाए। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और रीजनल काउंसिल जो है उनके पास पावर होती है कि वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे लॉज बना सकते हैं, लाइक एग्रीकल्चर, इनहेरिटेंस, मैरिज। इसके अलावा वो लैंड रेवेन्यू भी कलेक्ट करते हैं, टैक्सेस भी लगाते हैं, और रॉयल्टी वगैरह भी मिनरल एक्सट्रैक्शन से उनको मिलता है। 5th और 6th शेड्यूल में डिफरेंस क्या है? देखिए क्विक बिट वाले में डिफरेंस भी बहुत डिटेल में हमने देखा है। यहाँ देखते हैं क्या कह रहे हैं। 5th शेड्यूल जो है दरअसल वो शेड्यूल्ड एरियाज में अप्लाई किया जाता है। ये शेड्यूल्ड एरियाज प्रेसिडेंट के द्वारा किसी भी राज्य में डिक्लेयर किए जा सकते हैं, लेकिन असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में डिक्लेयर नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये आपके कवर होते हैं 6th शेड्यूल के ट्राइबल एरियाज में। इसके अलावा प्रेजेंट में 5th शेड्यूल 10 राज्यों में लागू है, और 5th शेड्यूल को मैनेज करने के लिए ट्राइब्स एडवाइजरी काउंसिल होती है। 6th शेड्यूल के लिए ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल बनाई जाती हैं। अब ट्राइब एडवाइजरी काउंसिल जो है 5th शेड्यूल वाली, वो लेजिस्लेटिव असेंबली जो होगी स्टेट का, उसका भी हिस्सा होती है, यानी कि वहां पे भी उसके मेंबर जो है वो बैठते हैं। 6th शेड्यूल में मैक्सिमम पावर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट और रीजनल काउंसिल के पास रहती है, और डायरेक्टली उनको ये पावर कॉन्स्टिट्यूशन से मिलती है। पेसा एक्ट क्या है? पेसा एक्ट क्या है? पंचायत को शेड्यूल्ड एरियाज में अप्लाई करना। तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया एक्ट जो है ये आपका 5th शेड्यूल में तो अप्लाई होता है, लेकिन 6th शेड्यूल में अप्लाई नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स की बात करेंगे। रिसेंटली 2 जून को तेलंगाना को बने हुए 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि 2024 में 10 साल तेलंगाना को कंप्लीट हो गए हैं। अब नया राज्य कैसे बनाया जाता है? बिकॉज वी ऑल नो कि तेलंगाना आपका बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके। किसी भी नए राज्य को बनाना हो, नए राज्य का जो एरिया है वो तय करना हो, या बने हुए एरिया को ऑल्टर करना हो, नाम बदलना हो, ये सब आर्टिकल 3 में मेंशन किया गया है। तो इसे किया कैसे जाता है? पार्लियामेंट के पास कानून बना के ये पावर होती है कि पार्लियामेंट नया राज्य बना सकता है। ये चाहे वो एक राज्य में से नए राज्य को निकाल के बनाए, 2 राज्यों को मिला के बनाए, कैसे भी बना सकता है। प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन जो है वो इसमें जरूरी होती है, यानी कि अगर ऐसा कोई बिल इंट्रोड्यूस करना है पार्लियामेंट के अंदर, तो उससे पहले प्रेसिडेंट का जो रिकमेंडेशन है वो लेना पड़ता है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर के साथ भी कंसल्ट करना पड़ता है, क्योंकि आंध्र प्रदेश से अगर तेलंगाना अलग किया, बिना आंध्र प्रदेश को कंसल्ट किए कैसे अलग कर सकते हैं। इसलिए बिल को रिकमेंड करने से पहले जो भी एरिया या स्टेट इफेक्ट हो रहा है उसको वो डॉक्यूमेंट दिया जाता है कंसल्ट करने के लिए। प्रेसिडेंट वो बिल जो है वो स्टेट के लेजिस्लेचर को देते हैं, और उनको बोलते हैं कि आप अपना ओपिनियन या व्यू जो है विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम हमें वापस करके भेज दो कि आपका क्या कहना है इस पे। पर जो भी ओपिनियन स्टेट का आता है वो मानना ना मानना जो मर्जी है वो प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट की होती है, और मैक्सिमम टाइम पे नहीं माना जाता है ना।
पार्लियामेंट जो है वो नए राज्य को क्रिएट कर सकता है ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन से भी। यानी देखिए यहाँ पे प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पे स्टेट को भेजेंगे कि हाँ जी आप जाइए, ये हम आपके राज्य से एक राज्य को और निकाल के बना रहे हैं या मर्ज करके बना रहे हैं, प्रेसिडेंट ने स्टेट को भेजा ये रिकमेंडेशन। लेकिन अगर यूनियन टेरिटरी है, वहां पे अगर स्टेट बनाना है दो यूटी को कंबाइन करके, वहां पे पावर सीधी पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट सीधा नया राज्य क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिंपल मेजोरिटी, एक सिंपल लेजिस्लेशन को पास करते हुए। फिर डिस्ट्रिक्ट्स को बनाने के लिए जो पावर होती है ना वो स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। स्टेट गवर्नमेंट नए डिस्ट्रिक्ट बना सकते हैं, बने हुए को ऑल्टर कर सकते हैं, अबॉलिश कर सकते हैं। ये सारे चेंजेस स्टेट गवर्नमेंट एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू भी कर सकता है और स्टेट असेंबली में कानून लाके भी कर सकता है। कुछ डिफरेंट जजमेंट है हमारे पास रिगार्डिंग द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, जैसे कि बेरूबरी यूनियन केस आया था 1960 में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि पार्लियामेंट अगर किसी स्टेट के एरिया को डिमिनिश करता है अंडर आर्टिकल 3, कम करता है एरिया को, तो उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि उसमें फॉरेन कंट्री को दी हुई टेरिटरी का भी हिस्सा आएगा। मतलब वैसे समझिए कि एक राज्य है हमारा पंजाब, अगर पंजाब में से कुछ हिस्सा पंजाब की मतलब स्टेट जो है उसमें उसको अगर छोटा करना है पार्लियामेंट को, तो ऐसा करने के दौरान जो छोटा करने जा रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट पंजाब को, जो निकाला जा रहा है पंजाब में से हिस्सा, अगर वो किसी फॉरेन कंट्री को दिया जा रहा है तो वो आर्टिकल 3 में कवर नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल 3 में फॉरेन कंट्री को दी हुई टेरिटरी किसी भी हाल में कवर नहीं की जा सकती है। इसको अगर कवर करना है, फॉरेन टेरिटरी अगर किसी को देनी है, तो वो आर्टिकल 368 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में ही आएगी। मतलब इंडियन टेरिटरी किसी भी फॉरेन स्टेट को अगर देनी है तो वो हमेशा आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ही दी जा सकती है। आर्टिकल 3 के अंडर आप एरिया को छोटा करने के लिए फॉरेन कंट्री को टेरिटरी नहीं दे सकते। इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि बेरूबरी जब केस आया था उस टाइम पे वेस्ट बंगाल को बहुत सारी केव्स जो थी वो इंडिया की तरफ से वो वेस्ट बंगाल से बहुत सारी केव्स बांग्लादेश में दे दी गई थी। तो इसके लिए क्या किया गया था, फिर 9th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 1960 में, जिसके चलते पाकिस्तान को, यानी उस टाइम पे बांग्लादेश नहीं बना था, तो पाकिस्तान को कुछ टेरिटरीज इंडिया की तरफ से ट्रांसफर कर दी गई थी। पहले क्या किया गया था, पहले इसके लिए ना सीधा आर्टिकल 3 को अप्लाई कर दिया गया था, यानी कि वेस्ट बंगाल का एरिया छोटा कर दिया गया था और सीधा फॉरेन कंट्री को टेरिटरी दे दी गई थी। बाद में ये केस गया कोर्ट में, तो कोर्ट ने बोला इसके लिए आपको आर्टिकल 368 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, फॉरेन कंट्री को ऐसे ही टेरिटरी नहीं दे सकते हो अंडर आर्टिकल 3। स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन को लेकर हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंस से ही बहुत सारे कमीशन बने हैं। जैसे सबसे पहले एसके धर कमीशन बना 1948 में। उन्होंने बोला कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के चलते हमें राज्यों का जो निर्माण है, स्टेट का फॉर्मेशन वो करना चाहिए, ना कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे करना चाहिए। देखिए लिंग्विस्टिक बेसिस का मतलब क्या हुआ कि एक लैंग्वेज के हिसाब से एक एक राज्य बना दिया। ये पूरे तरीके से निग्लेक्ट कर दिया या डिनाई कर दिया एसके धर कमीशन ने, और उन्होंने कहा एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के बेसिस पे राज्यों को बनाइए, ना कि लिंग्विस्टिक फैक्टर के बेसिस पे बनाइए। उसके बाद जेवीपी कमेटी आई। जेवीपी कमेटी के मेंबर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पत्ता भाई सीतारमैया थे। ये 1948 में आई। इन्होंने भी बोला कि लैंग्वेज को एज ए क्राइटेरिया नहीं यूज किया जा सकता है फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। माइंडेड की जेवीपी कमेटी का कोई भी चेयरमैन नहीं था। फैजल अली कमीशन आया 1953 में। इसमें 4 फैक्टर जो है वो आइडेंटिफाई किए गए स्टेट को रीऑर्गेनाइज करने को लेकर। सबसे पहले तो कोई भी स्टेट अगर बनाना है तो ये ध्यान रखना है कि यूनिटी और सिक्योरिटी कंट्री की बरकरार रहे, लिंग्विस्टिक और कल्चरल होमोजेनिटी जो है वो बनी रहे, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक कंसिडरेशन जो है वो टेक केयर करने हैं, यानी कि फाइनेंशियल इकोनॉमिक ग्रोथ उस राज्य का होना चाहिए, इस हिसाब से राज्य का जो फॉर्मेशन है वो करना है। लोगों का वेलफेयर होना बहुत जरूरी है, उस हिसाब से प्लानिंग करनी है। फैजल अली कमीशन ने यह भी रिकमेंड किया कि 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी इंडिया के अंदर बनाई जाएंगी। बाद में पार्लियामेंट ने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1956 में इन राज्यों का निर्माण भी किया। लेकिन क्या, कमेंट सेक्शन में ये बताइएगा कि फैजल अली कमीशन ने रिकमेंड किया था 14 स्टेट और 6 यूटी, क्या पार्लियामेंट ने 14 राज्य और 6 यूटी ही बनाए थे? आंसर इज नो। तो आपको कमेंट में ये बताना है कि पार्लियामेंट ने 7th अमेंडमेंट के चलते कितने राज्य और कितने यूटी स्टैब्लिश किए थे। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया के बारे में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने जो एक केस सीधा हाई कोर्ट को रेफर किया था वो गलत है, यानी कि वो अपील गलत थी, क्योंकि वो केस सुप्रीम कोर्ट के पास जाना था, क्योंकि वो केस डील करता था कंटेम्प्ट जुरिस्डिक्शन से, जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985 में मेंशन किया गया है। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो होते हैं ये भी कोर्ट के जैसे ही होते हैं, जैसे जुडिशरी है, लेकिन ये उनसे थोड़ा डिफरेंटली वर्क करते हैं, क्योंकि ये डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर अपने डिसीजन देते हैं, यानी वही केसेस को केवल डील करते हैं। और जब ये डिसीजन देते हैं, अगर वो पसंद नहीं आता तो इनकी जो अपील है ना वो जनरली हाई कोर्ट के पास जाती है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक केसेस जो एक्सेप्शन होते हैं वहां पे अपील सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है, जो इस केस में जानी चाहिए थी।
ट्रिब्यूनल सिस्टम इन इंडिया की बात की जाए तो इनका जो नेचर है वो क्वाजी जुडिशियल है, विच मीन्स दे आर नॉट कंप्लीटली जुडिशियल बॉडी पर सम सॉर्ट ऑफ बॉडी विच इज डीलिंग विद द जुडिशरी। इसके अलावा जुडिशरी के लोड को कम करने के लिए ट्रिब्यूनल को सेटअप किया गया था। ये स्पेसिफिक मैटर्स के ऊपर ही अपनी जजमेंट देते हैं, उन्हीं पे केसेस को हैंडल करते हैं। आर्टिकल 323A और 323B जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो ट्रिब्यूनल्स के बारे में बात करता है। 323A के चलते हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल को एस्टेब्लिश किया है। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो पब्लिक सर्विसेज से रिलेटेड जो पर्सन उसमें अपॉइंट किए जाते हैं उनकी कंप्लेंट से रिलेटेड केस जो होते हैं उनको डील करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट के जो केसेस होते हैं, उनके एम्प्लॉइज के जो केसेस होते हैं उनको डील करते हैं। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया था कि आर्टिकल 323B के अंतर्गत जो सब्जेक्ट डाले गए हैं वो एक्सक्लूसिव नहीं है, यानी कि जो मेंशन किए गए सब्जेक्ट हैं जरूरी नहीं है कि उन्हीं के ऊपर ट्रिब्यूनल को सेटअप करना है। अगर चाहता है लेजिस्लेचर तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैटर के ऊपर भी ट्रिब्यूनल को सेटअप कर सकता है। अब एक चीज ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि 323A के चलते हमने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल सेटअप किया, लेकिन जो 323B आर्टिकल है उसमें हम लोग ट्रिब्यूनल जो सेटअप करते हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर्स के ऊपर होता है। ये कौन से सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं? जो हमारे 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किए गए हैं। हर एक ट्रिब्यूनल का एक स्पेसिफिक जुरिस्डिक्शन होता है जिसके दायरे में वो केसेस को सुनते हैं, जहां उनकी एक्सपर्टीज होती है। कुछ ट्रिब्यूनल जो है उनके पास अपील का प्रावधान भी है, यानी कि वो हो सकता है किसी लोकल बॉडीज की जजमेंट को सुनते हो, यानी अपील उनके पास जाती हो, और वो अपील कहां से आई हुई हो सकती है? किसी लोअर गवर्नमेंट अथॉरिटी या बॉडी से आई हुई हो सकती है। लेकिन ये ट्रिब्यूनल के पास जो अपील है वो किसी कोर्ट से नहीं आती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर इनकी जो अपील होती है, अगर इनका जजमेंट पसंद नहीं आया तो ट्रिब्यूनल की जो अपील है वो आगे हाई कोर्ट के पास जाती है, लेकिन कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट के पास जाती है। ट्रिब्यूनल्स और कोर्ट में क्या डिफरेंस है? देखिए, ट्रिब्यूनल को पार्लियामेंट के एक्ट के चलते बनाया गया था, और आर्टिकल 323A और 323B जो सेटअप किया गया था वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के चलते फिर बाद में ये सेटअप किए गए। 323A का मतलब वो ट्रिब्यूनल जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव होंगे और ये सेंट्रल और स्टेट लेवल पे बनाए जाएंगे। 323B के जो ट्रिब्यूनल है वो पर्टिकुलर मैटर से डील करने के लिए, जैसे टैक्स हो गया, लैंड रिफॉर्म के झगड़े हो गए, उनसे डील करने के लिए बनाए जाएंगे। और स्वर्ण सिंह कमेटी ने इनका रिकमेंडेशन जो था वो दिया था। ये स्पेसिफिक मैटर्स के ऊपर डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करते हैं। प्रोसीजर की बात की जाए तो ये स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉलो नहीं करते, लेकिन नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल को होल्ड करके रखते हैं। मेंबर्स में इनके जज भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा जो पावर है इनकी वो लॉ के दायरे में ही काम करती है जो सेट किया गया होता है। अगर कोर्ट्स की बात करें तो कोर्ट का डायरेक्ट आपको जो जिक्र है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मिलेगा। सिंस द ओरिजिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हमने कोर्ट्स का जिक्र किया हुआ है। इनका पर्पस होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना। ये सिविल और क्रिमिनल केसेस को ही पर्टिकुलरली डील करते हैं, और ये सर्टेन प्रोसीजर से, प्रोसीजरल कोड को फॉलो करते हुए ही अपना काम करते हैं। मेंबर्स इनके केवल जुडिशियल हो सकते हैं, कोई एक्सपर्ट नहीं होते। साथ में पावर्स की बात की जाए तो पावर जो इनके पास होती है वो मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि हर एक इनेक्टेड लॉ, जो भी कानून बना हुआ है, ये उसकी सारी पावर को यूज कर सकते हैं बिफोर मेकिंग द डिसीजन। ठीक है, ये मतलब कोई कानून, एक सिंगल कानून के चलते कोर्ट अपनी पावर को प्रैक्टिस नहीं करता, जितने भी कानून बने हैं उनके चलते अपनी पावर को प्रैक्टिस कर सकता है। बेल की बात करेंगे। रिसेंटली 2 जज बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जलालुद्दीन खान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में, और ये कहा कि बेल जो है वो एक रूल है, यानी नियम है, और जेल जो है एक एक्सेप्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जेल में किसी को भी नहीं डाल सकते ऐसे ही, क्योंकि एक्सेप्शनल होगा अगर आपने किसी को जेल में डाला। बेल का हक हर किसी के पास होना चाहिए। ये उस केस में भी बोला गया जो आपका प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत आता है, जो हमने ऊपर पढ़ा था। तो देखिए, कोर्ट ने कहा कि अगर आप किसी की भी बेल को डिनाई करते हो तो आप उसके आर्टिकल 21 को वायलेट कर रहे हो। लीगल प्रोविजन क्या है बेल के? सबसे पहले तो बेलेबल ऑफेंस में बेल मिलती है। इसका जिक्र सेक्शन 479 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 में किया गया है, जिसमें बोला गया कि जो भी अंडर ट्रायल प्रिजनर है, यानी जिनका जुल्म अभी बिल्कुल भी वो नहीं हुआ है, प्रूव नहीं हुआ है, जो गिल्टी प्रूव नहीं हुए हैं, अगर उन्होंने ऑलरेडी अपनी मैक्सिमम सजा का हाफ हिस्सा जेल में गुजार दिया है तो उनको बेल का हक है। इसके अलावा अगर कोई फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, जिसने पहली बार जुल्म किया है, तो उसको भी बेल का हक है। और अगर उसको डिटेन भी किया जा रहा है और 1/3 ऑफ द मैक्सिमम पीरियड जो होगा उसकी जेल का, उसने उसको पहले ही कवर कर लिया, यानी वो गुजार दिया है वहां पे समय, डिटेंशन में समय, तो फिर उसको भी क्या कहा जाएगा कि बेल जो है उसको दे दी जाएगी। स्पेशल लॉ जैसे पॉक्सो हो गया, जो कि चाइल्ड अब्यूज से डील करता है, प्रोटेक्शन ऑफ विमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हो गया, इन सब में भी बेल का जो राइट है वो दिया गया है। फॉर्म्स क्या है बेल की इंडिया में? सबसे पहले रेगुलर बेल होती है, ये उन लोगों को या पर्संस को दी जाती है जो ऑलरेडी पुलिस ने अरेस्ट कर रखे हैं और पुलिस की कस्टडी में है। उसके अलावा इंटरिम बेल मानी टेम्पररी बेल होती है। ये अगर रेगुलर हियरिंग होने वाली है, ठीक है, सॉरी, अगर एंटीसिपेटरी बेल की कोई हियरिंग होने वाली है या रेगुलर बेल की कोई हियरिंग होने वाली है कोर्ट के अंदर, ये उससे पहले ही ग्रांट कर दी जाती है। फिर
एंटीसिपेटरी बेल होती है, ये एक प्रिकॉशनरी बेल होती है, यानी कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस में किसी को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस जा रही थी, लेकिन उससे पहले ही उस बंदे ने अपने अरेस्ट से पहले ही बेल ले ली, उसको एंटीसिपेटरी बेल कहते हैं। डिफॉल्ट बेल जो है ये ग्रांट कर दी जाती है जब पुलिस किसी के खिलाफ अपने चार्ज शीट को प्रेजेंट नहीं कर पाती है विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अब मेजर्स क्या है बेल के लिए? सबसे पहले प्ली बार्गेनिंग, यानी कि जो भी ट्रायल होने वाला है उससे पहले ही नेगोशिएशन की सुविधा डिफेंडेंट और प्रोसिक्यूशन के बीच में रखी जाती है, यानी कि दोनों जो है वो नेगोशिएट कर सकते हैं। सेक्शन 290 जो है भारतीय नागरिक संहिता का, वो बोलता है कि प्ली बार्गेनिंग जो होती है वो टाइम बाउंड तरीके से होनी चाहिए, और जो भी इसकी एप्लीकेशन होगी वो 30 डेज के अंदर, जो फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस के 30 डेज के अंदर एप्लीकेशन जमा करनी होती है। ये केवल उन्हीं ऑफेंसेस पे लागू होता है प्ली बार्गेनिंग जहां पे 7 साल की मैक्सिमम सजा जो है वो होने वाली होती है, या फिर आप ऐसे समझिए कि उससे ज्यादा की सजा उसमें नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा क्राइम है जहां पे विमेन, चिल्ड्रन, सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंस किसी ने कर दिया है, वहां पे प्ली बार्गेनिंग की सुविधा नहीं दी जाती है। ई प्रिजन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये स्टेट अथॉरिटी को दरअसल डाटा जो है जेल में रहने वाले लोगों का, उसको एक्सेस करने में मदद करता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक सॉफ्टवेयर है। अब इससे रिलेटेड न्यूज क्या है? 2 जज बेंच जो थे आपके सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने ये कहा कि सेक्शन 18 जो है एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट का, वो कहता है कि एंटीसिपेटरी बेल जो है वो नहीं मिल सकती है इस एक्ट के चलते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो एंटीसिपेटरी बेल एससी एसटी एक्ट में मना की जा रही है वो केवल तभी मना की जा सकती है अगर एक्यूज के खिलाफ डायरेक्ट चार्जेस इस एक्ट के अंतर्गत लगाए गए हों। मतलब वो एक्यूज जो है वो प्राइमा फेसी इसी केस के अंतर्गत गिल्टी होना चाहिए, अदरवाइज एंटीसिपेटरी बेल का हक रहेगा। सेक्शन 18 जो है एससी एसटी एक्ट का, वो दरअसल एंटीसिपेटरी बेल को मना करता है। एंटीसिपेटरी बेल का जो जिक्र है वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के सेक्शन 438 में किया गया है। इसके बाद सेक्शन 482 जो है भारतीय नागरिक संहिता का, वो भी एंटीसिपेटरी बेल के प्रोविजन की बात करता है। एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट 1989 जो है, इसको भी हमने अलग से कवर किया है क्विक बिट्स में, आप देख सकते हैं। इसमें बोला गया है कि कुछ ऐसे ऑफेंस जो कि एससी एसटी मेंबर्स के खिलाफ किए जाते हैं, उनके लिए इसके चलते कि इस एक्ट के अंदर उनके लिए केस दर्ज हो सकता है। स्पेशल कोर्ट्स इसके लिए बनाए गए हैं जो इन केसेस से डील करते हैं, ताकि एससी एसटी के विक्टिम्स जो है उनको रिलीफ दिया जा सके, रिहैबिलिटेट किया जा सके। जो एक्यूज है वो एससी एसटी का मेंबर जो है वो नहीं होना चाहिए। जो भी ऑफेंस है एससी एसटी मेंबर के, एक्यूज का माने आप ऐसे समझिए कि जिसने एससी एसटी वाले लोगों के खिलाफ कोई बात बोली है वो एससी एसटी नहीं होना चाहिए। अगर वो भी एससी एसटी है, सामने वाला भी एससी एसटी है, तो फिर ये वाले एक्ट के अंदर केस दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा मैनुअल स्क्वेंजिंग को लेकर कुछ बोल दिया, एससी एसटी विमेन के खिलाफ कुछ बोल दिया, देवदासी सिस्टम को प्रमोट कर दिया, तो वो सब इस एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा। फिर पनिशमेंट की अगर फिर इसके अलावा अगर पब्लिक सर्वेंट जो है उन्होंने अपनी जो ड्यूटी है वो करते टाइम एससी एसटी के साथ डिस्क्रिमिनेट किया, तो भी एट्रोसिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हो सकता है। बात करेंगे ग्राम न्यायालय की। सुप्रीम कोर्ट ने ग्राम न्यायालय यानी विलेज कोर्ट के ऊपर थोड़ा सा अपना कंसर्न दर्शाया है, और ये कहा है कि ये सेटअप रेगुलरली नहीं किए जा रहे हैं अंडर द ग्राम न्यायालय एक्ट 2008। इसके प्रोविजन क्या है? देखिए, गांव में बनने वाले कोर्ट है ये, इसमें जो जस्टिस है वो सिटीजन्स को गांव में जाके दिया जाता है, ताकि वो सोशल इकोनॉमिक तरीके से अगर मजबूत नहीं भी हैं तो भी जस्टिस उनके पास पहुंच जाना चाहिए। ग्राम न्यायालय एक्ट 2008 के चलते ये कोर्ट सेटअप किए जाते हैं। इस एक्ट को नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और कुछ ट्राइबल एरियाज में अप्लाई नहीं किया जाता है। ग्राम न्यायालय की जो सीट है वो कौन सी होगी? इंटरमीडिएट पंचायत जहां पे भी लगती है उसी के हेडक्वार्टर में ये आपका न्यायालय जो है वो सेटअप कर दिया जाता है। ये कोर्ट ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास भी कहलाते हैं, यानी कि जैसे फर्स्ट क्लास का कोर्ट वर्क करता है वैसे ये वो करते हैं। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट न्याय अधिकारी को हर एक ग्राम न्यायालय में अपॉइंट करते हैं, इसके लिए उनको हाईकोर्ट से पहले कंसल्ट करना पड़ता है। जो रिजेक्शन की बात करें तो ये मोबाइल कोर्ट है, यानी चलते फिरते कोर्ट है। काफी विलेजेस में इनकी रीच रहती है। ये सिविल और क्रिमिनल प्रोसीजर दोनों के क्रिमिनल डिस्प्यूट दोनों को सॉल्व करते हैं गांव लेवल पे। डिस्प्यूट के प्रोसेस की अगर बात की जाए तो डिस्प्यूट जो है वो कंसीलिएशन जो है पार्टीज के बीच में करते हुए सॉर्टेड किया जाता है। कंसीलिएशन हमने देखा था ना, ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का मैकेनिज्म है। ये एविडेंस का जो रूल है यानी इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको फॉलो नहीं करते। ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हैं। इंडियन एविडेंस का जो एक्ट है 1872 का, उसका नाम बदलकर भारतीय साक्ष्य अधिनियम कर दिया गया है। जो अपील होती है क्रिमिनल केसेस की, ग्राम न्यायालय वाली जजमेंट की, वो सीधा सीधा कोर्ट ऑफ सेशन में जाती है। सिविल केसेस के लिए जो इनसे अपील है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दाखिल कर दी जाती है और 6 महीने के अंदर ये अपील करनी होती है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात करेंगे। झारखंड गवर्नमेंट ने एक कंटेम्प्ट पिटीशन सेंटर के अगेंस्ट फाइल करते हुए ये बोला है कि सेंटर ने उनके यहाँ के हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस को अपॉइंट नहीं किया और वो उसको डिले कर रहे हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का क्या मतलब हुआ? देखिए,
मतलब आपने कोर्ट की बात नहीं मानी, आपने कोर्ट का अपमान किया। इसको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में डिफाइन किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डेफिनेशन नहीं है, ये चीज ध्यान रखेंगे। अच्छा, इसके ऊपर भी पीवाईक्यू में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215 जो है वो सिंपली सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देता है रिस्पेक्टिवली कि वो अपने कंटेम्प्ट को लेकर पनिश कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर उनको लगता है कि जुडिशरी के किसी भी लेवल पे, इवन लोअर कोर्ट में भी अगर कंटेम्प्ट हो रहा है, तो उसके लिए भी पनिशमेंट दे सकते हैं। दो तरीके के कंटेम्प्ट होते हैं, सिविल कंटेम्प्ट और क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट में क्या होगा कि आप किसी भी जजमेंट को लेकर ना कोर्ट को फॉलो नहीं कर रहे, कोर्ट की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, और ये आप विलफुल तरीके से कर रहे हो, मतलब अपनी मर्जी से ही कोर्ट के खिलाफ बात कर रहे हो, डिसओबीडियंट हो रहे हो, कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मान रहे। क्रिमिनल का मतलब क्या हुआ कि आपने कुछ ऐसा मैटर पब्लिश कर दिया जो कि स्कैंडल क्रिएट करता है किसी भी कोर्ट के खिलाफ, जो जुडिशियल प्रोसीडिंग में इंटरफेयर करता है, जो किसी भी तरीके से जस्टिस को हैम्पर या ऑब्स्ट्रक्ट करता है। मर्सी पिटीशन की बात करेंगे। प्रेसिडेंट ने मर्सी पिटीशन था लश्कर ए तैयबा के टेररिस्ट का, जिसको की डेथ की सजा हुई थी, उसको कैंसिल कर दिया या रिजेक्ट कर दिया है। और ये जो लश्कर ए तैयबा का टेररिस्ट था, ये दिसंबर 2000 के रेड फोर्ट अटैक में इन्वॉल्व था। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान है प्रेसिडेंट की पावर को लेकर मर्सी पिटीशन में? देखिए, प्रेसिडेंट के पास आर्टिकल 72 के तहत पार्डनिंग पावर है, जिसको मर्सी पावर भी कहते हैं। इसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो किसी की भी सजा को पार्डन कर सकते हैं, यानी पूरी तरीके से माफ कर सकते हैं, बरी कर सकते हैं, रिप्रीव कर सकते हैं, रिस्पाइट कर सकते हैं, राहत दे सकते हैं, यानी कि सस्पेंड कर सकते हैं, रिमिट कर सकते हैं, सजा को कम करना, कम्यूट कर सकते हैं, सजा का नेचर बदल देना, ये सब वो कर सकते हैं, ये उनके पास है पावर, है ना। पर किन किन केसेस में ये करेंगे? जहां पे कोर्ट मार्शल के द्वारा जजमेंट दिया है, वहां पे ये पार्डनिंग पावर यूज हो सकती है। यहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट की पावर के चलते आप समझिए कि यूनियन गवर्नमेंट के किसी कानून को किसी ने वायलेट किया, उसके चलते उसको सजा हुई, तब भी पार्डनिंग दे सकते हैं। और किसी की मौत की सजा को भी पार्डन कर सकते हैं प्रेसिडेंट। पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट के ऊपर भी आपको क्विक बिट्स में वीडियो मिल जाएगा। क्यूरेटिव पिटीशन की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के खिलाफ जो आर्बिट्रल अवार्ड जारी किया था डिसीजन, उसको क्वैश कर दिया, खत्म कर दिया, रद्द कर दिया। क्यूरेटिव पिटीशन क्या होती है? ये आखिरी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है किसी भी पर्सन के पास अगर उसकी रिव्यू पिटीशन जो कोर्ट के पास उसने लगाई थी, अगर वो भी डिसमिस कर दी गई है, तब उसके पास विधि होती है कि वो क्यूरेटिव पिटीशन को फॉलो कर ले। रिव्यू पिटीशन आर्टिकल 137 के तहत लगाई जाती है। क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो आर्टिकल 142 के अंतर्गत लगाई जाती है। आर्टिकल 142 क्या कहता है कि कोर्ट के पास पावर है कि वो कंप्लीट जस्टिस करें। कंप्लीट जस्टिस के लिए कोर्ट किसी भी केस को अपने हाथ में लेते हुए उसकी डिसीजन को रिव्यू कर सकता है और फिर अपनी जजमेंट दे सकता है। ये रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा के केस में कोर्ट ने कहा था। क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो तभी मिलेगी अगर पिटीशनर ने ये कहा कि उसके साथ नेचुरल जस्टिस जो है वो नहीं हुआ है, और जज जो है उसका कनेक्शन नहीं था सब्जेक्ट मैटर के साथ, जज उसके मैटर को समझ नहीं पाया, या उसको लगता है कि जजमेंट जो है वो बायस था। बात करेंगे फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के बारे में। ये काफी एफिशिएंट है रेप केसेस को हैंडल करने को लेकर, लेकिन कहा जा रहा है कि पॉक्सो के एक्ट के तहत जो भी केसेस ये क्राइम होते हैं, ये उनको अच्छे से डील नहीं कर पाते हैं। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के तहत सेटअप किए गए, जो 2019 में आई थी, और 2026 तक ये सेटअप किए ही जाएंगे। इनका जो फंड है, खर्चा, वो निर्भया फंड से निकाला जाता है। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के अंतर्गत काम करते हैं, और पर्टिकुलरली ये पॉक्सो एक्ट से रिलेटेड क्राइम को डील करते हैं। हमारे पास 755 ऐसे फास्ट ट्रैक केसेस, फास्ट ट्रैक कोर्ट हैं जहां पे पॉक्सो के अलग से कोर्ट सेटअप किए गए हैं, जो कि फास्ट ट्रैक ही हैं, और वो अच्छे से काम कर रहे हैं। और ये नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के साथ भी कनेक्टेड है। किसी भी डाटा को अगर फैच करना हो तो इनके पास फटाक से वो पहुंच जाता है। जीरो एफआईआर की बात करेंगे। देखिए, क्राइम कहीं पे भी इंडिया के अंदर हुआ हो, कई बार केस दर्ज करवाने के लिए अगर हम जाते हैं, तो सामने वाला पुलिस वाला ये कह सकता है कि हमारे दायरे का या हमारे क्या बोलते हैं उसको, हमारे एरिया का केस नहीं है ना, ये आपके दूसरे एरिया में आपको जाके एफआईआर करवानी पड़ेगी। तो पहले ये सब चीजें बहुत हुआ करती थी। इसको खत्म करने के लिए जीरो एफआईआर का प्रोविजन आया। जीरो एफआईआर का मतलब क्या है कि किसी भी एरिया में आप हैं, अगर क्राइम कहीं भी हुआ तो किसी भी एरिया में जाके एफआईआर दर्ज करेंगे, भले उस पुलिस चौकी के एरिया में दायरे में वो केस आता हो या क्राइम आता हो या ना आता हो, वो जीरो एफआईआर के चलते आपकी एफआईआर को लिखेंगे। फिर आपकी एफआईआर जहां पे उनको भेजनी है, जिस एरिया से वो क्राइम हुआ है, उसको वहां भेजेंगे, फिर वहां पे एफआईआर कागज के अंदर दर्ज हो जाएगी, लेकिन आपकी जीरो एफआईआर जरूर दर्ज की जाएगी। जीरो एफआईआर का केस जो है वो हाल फिलहाल में फॉर्मर मिनिस्टर के ऊपर लगाया भी गया है, क्योंकि उन्होंने कुछ ऑब्जेक्शनेबल कमेंट जो है वो तेलंगाना के सीएम के खिलाफ बोला था। जीरो एफआईआर वो एफआईआर होती है जो रजिस्टर कर ली जाती है इररिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया जहां पे क्राइम हुआ है। एक बार अगर रजिस्टर हो जाती है तो एप्रोप्रिएट पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेशन के लिए बाद में इसको भेज दिया जाता है। देखिए, रेगुलर एफआईआर नंबर इसके मामले में नहीं दिया जाता, क्योंकि ये वाली जीरो एफआईआर है, लेकिन जब ये ट्रांसफर
ट्रांसफर कर दी जाती है तो रेलेवेंट पुलिस स्टेशन में इसको नंबर अलॉट कर दिया जाता है। जो प्रोविजन है आपका जीरो एफआईआर का, वो सेक्शन 531 जो है आपका भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, उसमें दाखिल किया गया है। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन के बाद से, जो निर्भया केस 2012 के बाद से बनी थी, उसके बाद से ही आपका जीरो एफआईआर का जो प्रावधान है वो आया है। डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मैरिटल रेप का जो एक्सेप्शन है सेक्शन 375 के चलते, उसको मतलब हम लोग टाल नहीं सकते। उन्होंने इसकी पिटीशन को सुना है क्योंकि किसी ने मैरिटल रेप के एक्सेप्शन को चैलेंज किया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मैरिटल रेप का एक्सेप्शन दरअसल डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर से लिया गया है। अब इसको भी समझते हैं ये डॉक्ट्राइन क्या है। सेक्शन 375 जो है वो दरअसल मैरिटल रेप की एक्सेप्शन देता है, यानी कि इसको क्राइम नहीं कंसिडर करता है इंडियन पीनल कोड में और भारतीय न्याय संहिता में। सुप्रीम कोर्ट ने जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2018 में कहा था कि ये मैरिटल रेप का एक्सेप्शन डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर से आता है। ये एक लीगल डॉक्ट्राइन है जो इंग्लिश कॉमन लॉ से आया था, जिसमें कहा गया था कि मैरिड वुमेन, मतलब जब औरत की शादी हो जाती है तो वो अपने हस्बैंड के कवर में चली जाती है, उसकी शत्रु छाया में चली जाती है, इसलिए इसको कवर्चर कहते हैं। तो मतलब फिर हस्बैंड वाइफ अलग नहीं होते, ये सिंगल एंटिटी हो जाते हैं, इसीलिए मैरिटल रेप को कभी क्राइम नहीं माना गया। ये दरअसल एक लीगल एग्जिस्टेंस जो होता है ना विमेन का शादी के बाद, उसको खत्म करता है, उसको चैलेंज करता है कहीं ना कहीं। थ्योरी में ये भी कहा जाता है कि जो भी प्रॉपर्टी होती है ना विमेन की, वो हस्बैंड की हो जाती है, सारा राइट उसके पास चला जाता है, एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है दोनों के अंदर। तो इसी के चलते मैरिटल रेप का एक्सेप्शन चल रहा है। डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे। देखिए ये वो केस है, या मतलब ये वो डॉक्ट्राइन है जिसमें अगर दो ऐसे कानून आमने सामने आ गए जो कि दोनों ही सही हैं, तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट जब भी कंफ्लिक्टिंग लॉ को डील करता है तो अपनी इंटरप्रिटेशन इस तरीके से देता है कि दोनों लॉ का जो इसेंस है या स्पिरिट है वो बरकरार रहे और दोनों लॉ जो हैं वो हार्मोनियस दिखें, मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखें। ये जो ओरिजिन है इसका हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का, ये शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में जब फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में हुआ था, उस टाइम पे इसका ओरिजिन हुआ था डॉक्ट्राइन का। ये डॉक्ट्राइन सुप्रीम कोर्ट ने हाल फिलहाल में यूज किया था अपना लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 3 और 5 आपस में कंफ्लिक्ट में आ गए थे, तब यूज किया था इस डॉक्ट्राइन को, इसलिए ये न्यूज में है। आगे बात करते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट लेजिस्लेचर या बिल्स के बारे में। क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एक्ट की बात करेंगे। 3 आपके नए क्रिमिनल लॉ जो है पार्लियामेंट ने 2023 में पास किए, ये 1 जुलाई 2024 को आपके इन इफेक्ट हो चुके हैं, इन्फोर्स हो चुके हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट टू बी नोटेड। डेट्स के ऊपर भी क्वेश्चन आने लग गया, जैसे मैंने बोला था विमेन रिजर्वेशन बिल पे पूछा था ना यूपीएससी ने कि कब से लागू होगा, ये सब तो थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। सबसे पहले भारतीय न्याय संहिता। देखिए इंडियन पीनल कोड 1860 को रिप्लेस करके भारतीय न्याय संहिता बनाया गया है। ये इंडिया के अंदर होने वाले क्रिमिनल ऑफेंसेस के ऊपर बना हुआ कानून है। सबसे पहले बैकग्राउंड की बात करते हैं। पार्लियामेंट्री चार्टर एक्ट, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशन, हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, इन सब के चलते ही पहले क्राइम को हैंडल किया जाता था जब तक आईपीसी नहीं आया था 1860 में। उसके बाद आपका एक ड्राफ्ट आया पैनल कोड का 1837 में, इसको थॉमस बेबिंगटन मैकॉले या मैकॉले कमेटी लेके आई थी। बाद में 1857 का जब रिवोल्ट हुआ तब आईपीसी फाइनली आ गया 1860 के अंदर। उसके बाद जब आईपीसी बना तो बहुत सारे लॉ कमीशन की रिपोर्ट्स ने कहा कि इसके अंदर अमेंडमेंट करने की जरूरत है, बहुत सारे क्राइम्स को इन्वॉल्व करने की जरूरत है, जैसे कि विमेन के खिलाफ क्राइम हो गया, फूड में मिलावट का क्राइम हो गया, डेथ पेनल्टी हो गया, तो इसके चलते इसको अमेंड कर दिया गया। अभी जो नए नए प्रावधान बने हैं इसके अंदर भारतीय न्याय संहिता में, पहली बार इसमें किसी को सजा के तौर पे कम्युनिटी सर्विस की सजा दी जाती है अगर वो छोटे मोटे अपराध करता है, यानी कि कम्युनिटी की सेवा करो। इसके अलावा गैंग रेप के जो विक्टिम होते थे उनको मेजर कहा जाता था जब वो 16 साल के होते थे, लेकिन अब इस केस में कहा जाएगा कि जब वो 18 साल के हैं तभी उनको मेजर का टैग दिया जाएगा। फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर विमेन के साथ किया जाता है, चीटिंग करते हुए, तो वो क्रिमिनलाइज कर दिया गया है। ऑफेंस ऑफ सेडिशन, इसको रिमूव कर दिया गया है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन कुछ चीजों को अब पेनल्टी में डाल दिया गया है, जैसे कि अगर आप आर्म्ड रिबेलियन करने की कोशिश करते हो, अगर आप स्टेट्स को आपस में अलग करवाने की कोशिश करते हो, कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हो जो सेपरेटिस्ट हैं, हमारे देश की इंटीग्रिटी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हो, तो फिर ये सब पेनलाइज मानी जाएंगी भारतीय न्याय संहिता में। फिर इन्होंने ऑर्गेनाइज क्राइम को डिफाइन किया और ये कहा कि किसी भी तरीके का अनलॉफुल एक्टिविटी जैसे किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन अगर होता है तो ये ऑर्गेनाइज क्राइम माना जाएगा। मर्डर और ग्रीवियस हर्ट अगर किसी ग्रुप के द्वारा किया जाता है, रेस, कास्ट, कम्युनिटी के बेसिस पे, जिसको मॉब लिंचिंग भी आप कह सकते हैं ना, उसको भी पनिशमेंट में डाल दिया गया है, जिसके लिए आपको डेथ, लाइफ इंप्रिजनमेंट, फाइन, ये सब हो सकता है। इसके अलावा 7 साल की सजा हो सकती है, फाइन भी हो सकता है अगर आपने किसी को हर्ट किया बुरे तरीके से। भारतीय हर्ट माने ये नहीं कि आपने उसको बाय द माइंड हर्ट कर दिया, मतलब आपने उसको बाहरी चोट बहुत दे दी है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की बात करेंगे 2023 की। देखिए इसने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 को रिप्लेस किया है। अब ये डील करता है किससे? डिफरेंट काइंड ऑफ अरेस्ट से, उसके प्रोसीजर से। बैकग्राउंड में देखें तो इसको पहली बार 1861 में बनाया गया था, ब्रिटिश रूल के तहत बनाया गया।
गया, बाद में 1872 और 82 में अमेंड किया गया, बाद में इसकी अमेंडमेंट हुई 98 में, 1923 में और 1955 में। लेकिन इसका नाम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है वो 1973 में रखा गया। तब लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जो थे उन्होंने बोला था अपनी रिपोर्ट में कि इसमें रिवीजन की जरूरत है, जिससे फिर आपका सीआरपीसी 1973 बना। अब इसमें क्या प्रोविजन है? सबसे पहले तो अंडर ट्रायल जो है उनको डिटेन करने की बात की गई है। फर्स्ट टाइम जो ऑफेंडर होंगे, जो मतलब जिन्होंने ऑलरेडी अपनी 1/3 सजा जो है मैक्सिमम सजा की वो कंप्लीट कर लिया है, तो उनको बॉन्ड पे रिलीज कर दिया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। अगर किसी एक्यूज ने मतलब हाफ सजा जो है मैक्सिमम सजा की वो स्पेंड कर ली है जेल के अंदर, तो भी उसको बेल दी जा सकती है। लेकिन इसमें उस केसेस में बेल नहीं मिलेगी जहां पे आपको डेथ की सजा हो रखी हो, लाइफ इंप्रिजनमेंट हो रखी हो, है ना, इस केसेस में नहीं होगा। और वो ऐसे क्राइम जो कि एक से ज्यादा अगर आपने किए तो भी नहीं होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो कोई भी पुलिस ऑफिसर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए अब रिक्वेस्ट को रेज कर सकता है, इंक्लूडिंग फॉर द रेप केसेस। फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन को इन्वेस्टिगेशन जो है वो कुछ ऑफेंसेस के लिए मैंडेटरी कर दी गई है। जहां पे 7 साल की सजा एटलीस्ट हो सकती है, वहां पे फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन नेसेसरी कर दिया गया है। इसके अलावा मजिस्ट्रेट के पास पावर दी गई है किसी भी पर्सन को वो स्पेसिमेन सिग्नेचर के लिए, हैंड राइटिंग के लिए, फिंगर इंप्रेशन के लिए बोल सकते हैं। टाइमलाइन क्या है प्रोसीजर का? अगर मेडिकल रिपोर्ट सबमिट करनी है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, जजमेंट देना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर टाइम फ्रेम सेटअप कर दिया गया है जिसमें वो जजमेंट देना पड़ेगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करेंगे, इसको इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 पहले कहते थे। अब एविडेंस एक्ट जो है वो 1872 में लाया गया ताकि जितने भी एविडेंस के कानून है उनको एक जगह पे कंसोलिडेट किया जा सके, ताकि कोर्ट को जजमेंट में आसानी हो। अभी नए वाले 2023 के एक्ट में कहा गया कि इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड को भी एज अ एविडेंस एडमिट किया जा सकता है। ऑरल एविडेंस जो है उनको भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जमा किया जा सकता है। ज्वाइंट ट्रायल भी किए जा सकते हैं, यानी किसी एक बंदे ने नहीं, मिलकर बहुत सारे बंदों ने क्राइम किया है तो मिलकर उनका एक साथ ट्रायल जो है वो भी कंडक्ट किया जा सकता है। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 की बात करेंगे, प्रेसिडेंट ने इसको असेंट या स्वीकृति दे दी है। देखिए इसका मेन टारगेट क्या था कि डिजिटल पर्सनल डाटा जो है उसकी प्रोसेसिंग को रेगुलेट करना, इंडिविजुअल का राइट टू प्राइवेसी और राइट टू प्रोटेक्ट द डाटा उसको इंश्योर करना। इसमें क्या होगा, डिजिटल पर्सनल डाटा जो है उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इसमें डाटा फिड्यूशरी जो है जिनके पास डाटा होता है, जैसे पर्सन, कंपनीज, गवर्नमेंट एंटिटीज, उन सबके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन या ड्यूटी लगाई गई है कि वो कैसे डाटा को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेसिंग में डाटा को कलेक्ट करना, स्टोर करना, ये सब एक्टिविटी आती है। इसके अलावा डाटा प्रिंसिपल्स की ड्यूटीज के बारे में भी बात की गई है। डाटा प्रिंसिपल कौन हुए? ये वो हुए वो पर्सन जो डाटा को वो करते हैं, रिलेट करते हैं, यानी कि जिनसे डाटा जुड़ा हुआ है। इसके अलावा फाइनेंशियल पेनल्टी भी लगेगी अगर किसी के राइट्स, ड्यूटी, ऑब्लिगेशन को हम ब्रीच कर रहे हैं। अब प्रोविजन को देखते हैं। एप्लीकेबिलिटी में अगर देखा जाए तो सबसे पहले डिजिटल पर्सनल डाटा जो है विद इन द इंडिया उसको कैसे प्रोसेस किया जाएगा, डिजिटल फॉर्म या नॉन डिजिटल फॉर्म में रखा जा सकता है। अगर आउटसाइड द इंडिया डाटा जा रहा है, उसको प्रोसेस करना है, तो उसमें जो डाटा जाएगा वो वही जाएगा जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज आपके इंडिया के अंदर सर्व किए जा रहे हैं किसी पर्टिकुलर साइट के द्वारा, तो उन्हीं को फिर डाटा इंडिया से बाहर ले जाने का हक दिया जाएगा। इसके अलावा पर्सनल डाटा पर्सनल पर्पज के लिए प्रोसेस करने के लिए नहीं दिया जा सकता। पर्सनल डाटा जो है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं किया जा सकता। सॉरी, पर्सनल डाटा जो आपका पब्लिकली अवेलेबल किया गया है डाटा प्रिंसिपल के द्वारा, उस पे ये कानून आपका एप्लीकेबिलिटी का जो है वो प्रोसेसिंग का वो लागू नहीं होगा। इसके अलावा कोई भी वो पर्सन जो कि लीगल ऑब्लिगेशन में आता है टू मेक द पर्सनल डाटा पब्लिकली अवेलेबल, उसके ऊपर भी प्रोसेसिंग का ये जो एप्लीकेबिलिटी है ये नहीं लगेगा। अब बात करते हैं कंसेंट की। पर्सनल डाटा जो है वो तभी प्रोसेस किया जा सकता है लॉफुल पर्पज के लिए अगर आपने डाटा प्रिंसिपल जिसका वो डाटा है उससे स्वीकृति ले ली है। कंसेंट जो है वो लेजिटिमेट यूज के लिए लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी कुछ केसेस में मेडिकल इमरजेंसी में गवर्नमेंट को अगर डाटा चाहिए तो उसमें कंसेंट की जरूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। फिर वो चाइल्ड या पर्सन विद डिसेबिलिटी है, अगर कोई चाइल्ड है, पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी है जिसको नहीं समझ आ रहा कंसेंट को लेकर, तो उनकी तरफ से कंसेंट उनके पेरेंट या लीगल गार्जियन दे सकते हैं। डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड इंडिया के अंदर बनाया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट इसको बनाएगी, ये कंप्लायंस करेगा डाटा प्रोटेक्शन को लेकर, मॉनिटरिंग करेगा, फिर डाटा फिड्यूशरी जो है उनको रेगुलेशन जारी करेगा, अफेक्टेड पर्सन के ग्रीवेंसेस को सुनेगा। बोर्ड मेंबर जो है वो 2 साल में अपॉइंट किए जाएंगे, रीअपॉइंटमेंट में उनका पॉसिबल हो पाएगा। जो भी अपील अगर देनी है डिसीजन के खिलाफ तो वो टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपेलेट ट्रिब्यूनल में दी जा सकती है। अब बात करते हैं राइट्स एंड ड्यूटीज की। डाटा प्रिंसिपल के पास हक है कि वो इन्फॉर्मेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं अबाउट द प्रोसेसिंग, फिर वो करेक्शन की डिमांड कर सकते हैं, पर्सनल डाटा के इरेजर की डिमांड कर सकते हैं, ग्रीवांस रिड्रेसल का राइट है। डाटा प्रिंसिपल किसी भी तरीके की फर्जी कंप्लेंट या फॉल्स कंप्लेंट को रजिस्टर नहीं कर सकते। इसके अलावा
अगर वायलेशन किया जाता है उनकी ड्यूटीज का तो उसमें पनिशमेंट मिलेगा, पेनल्टी 10,000 तक की भी लग सकती है। ऑब्लिगेशन क्या है डाटा फिड्यूशरी की, फिड्यूशरी माने जो डाटा कलेक्ट करके उनको प्रोसेस करते हैं, तो ये वो एंटिटी है जो जो प्रोसेसिंग के ऊपर काम करती है। इनके ऊपर ये ऑब्लिगेशन है कि एक्यूरेसी को मेंटेन करना डाटा की, साथ में रीजनेबल सिक्योरिटी सेफ देना, फिर जो बोर्ड है उसको इन्फॉर्म करना अगर ब्रीच होता है डाटा का, पर्सनल डाटा को इरेज करना अगर पर्पस पूरी तरीके से सॉल्व हो गया है। सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरी की बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो किसी भी डाटा फिड्यूशरी को सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरी डिक्लेयर कर सकती है। किन किन फैक्टर्स पे, अगर लगता है कि पर्सनल डाटा की सेंसिटिविटी या वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, अगर लगता है कि डाटा प्रिंसिपल का राइट रिस्क के ऊपर है, इंडिया की सॉवरेंटी के ऊपर इंपैक्ट आ सकता है, सिक्योरिटी हैम्पर हो सकती है, पब्लिक ऑर्डर हैम्पर हो सकता है। जो आपके सिग्निफिकेंट डाटा फिड्यूशरी रहेंगे ना उनके ऊपर कुछ ऑब्लिगेशन रहेंगी, जैसे कि डाटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट करना, इंडिपेंडेंट डाटा ऑडिटर को हायर करना। एग्जाम्पशन की बात करें तो राइट होंगे डाटा प्रिंसिपल के और कुछ ऑब्लिगेशन होंगी डाटा फिड्यूशरी की जो कुछ केसेस में अप्लाई नहीं होंगी, जैसे कि नोटिफाइड एजेंसी यानी कि इंडिया की सिक्योरिटी को लेकर अगर डाटा को डील करना है तो रिसर्च के लिए डाटा चाहिए, स्टार्टअप के लिए चाहिए, लीगल राइट या क्लेम में यूज करना है, किसी इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करना है डाटा को, जुडिशियल या रेगुलेटरी फंक्शन के लिए डाटा चाहिए, तो उस केस में एग्जाम्पशन दी गई है, मतलब डाटा प्रिंसिपल और फिड्यूशरी के राइट खत्म हो जाते हैं और ऑब्लिगेशन भी। अब बात करते हैं प्रोसेसिंग ऑफ पर्सनल डाटा फॉर द चिल्ड्रन। देखिए, अगर किसी बच्चे के डाटा को प्रोसेस किया जा रहा है तो डाटा फिड्यूशरी जो है उनको ये ध्यान रखना होगा कि वो किसी भी तरीके का चाइल्ड का वेलबींग जो है उसको इफेक्ट ना करें, ट्रैकिंग ना करें, उसके बिहेवियर को मॉनिटर ना करें। क्रॉस बॉर्डर ट्रांसफर में बात की जाए तो डाटा जो है पर्सनल डाटा वो आउटसाइड द इंडिया ट्रांसफर किया जा सकता है, लेकिन जिन कंट्रीज पे रिस्ट्रिक्शन लगा है वहां पे उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। पेनल्टी भी लगाई गई है, मतलब अगर ऑफेंस होता है, डाटा को आप चोरी करने की कोशिश करते हैं तो 200 करोड़ तक का फाइन जो है वो लगता है, और फिर 250 करोड़ तक का भी फाइन है अगर सिक्योरिटी मेजर नहीं लिए जाते हैं। बात करेंगे पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस रूल 2024 के बारे में। देखिए, बहुत सारे एग्जाम हुए जैसे नीट था, एसएससी था, उन सब में ना ऐसे देखने को मिला कि कोई ना कहीं ना करप्शन हुआ या फिर कहीं ना कहीं अनफेयर मीन जो है वो चूज किया गया और एग्जाम जो है वो कैंसिल होने की कगार पे भी चले गए थे। तो इसके चलते ये न्यूज है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन ने कुछ रूल्स तय किए हैं, इन्हीं को पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 कहा जा रहा है। इसमें रूल्स में बोला गया है कि जो वेन्यू इंचार्ज होगा उसको अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होगा, यानी एफआईआर फाइल करनी होगी अगर उसको लगता है कि पब्लिक एग्जामिनेशन में कुछ गलत हुआ है। इसके अलावा एक कमेटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा अगर किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, सर्विस प्रोवाइडर का इन्वॉल्वमेंट है एग्जाम को फाउल करवाने में, खराब करवाने में। सर्विस प्रोवाइडर वो एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन होगी जो कि पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के साथ एंगेज होती है फॉर द कंडक्टिंग ऑफ एग्जाम। इसके अलावा जितने इंसिडेंट होते हैं अनफेयर मीन्स के, उनकी पीरियोडिक टाइमली रिपोर्टिंग जो है वो बहुत जरूरी है और उसके खिलाफ एक्शन तुरंत लिया जाएगा। पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जो है 2024, उसमें अनफेयर मीन्स का मतलब क्या हुआ कि अनऑथराइज तरीके से आपने क्वेश्चन पेपर या आंसर की को लीक कराने की कोशिश की है, टेम्पर करने की कोशिश की है कंप्यूटर सिस्टम के साथ, तो उसको बोला जाएगा अनफेयर मीन्स यूज हुआ है। पनिशमेंट की अगर बात की जाए तो जो भी पर्सन है अनफेयर मीन्स को यूज करते अगर पाए गए तो उनको सजा दी जाएगी, 3 साल की तो सजा जो है वो दी ही जाएगी, 5 साल तक की भी बढ़ सकती है, 10 लाख तक का जुर्माना दिया जाएगा, लगाया जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर भी जुर्माना लगेगा, जैसे कि 1 करोड़ तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा जितने ऑफेंसेस इसके अंतर्गत होंगे वो कॉग्निजेबल होंगे, यानी पुलिस बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, नॉन बेलेबल होंगे, नॉन कंपाउंडेबल होंगे, यानी कि विक्टिम और एक्यूज आपस में सलाह मशवरा या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। पब्लिक एग्जामिनेशन मतलब कोई भी एग्जामिनेशन जो पब्लिक एग्जामिनेशन अथॉरिटी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है, और ये कोई अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत हो सकती है। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 की बात करेंगे, मल्टीपल सेक्शन जो है वो इसके इन इफेक्ट डाल दिए गए हैं, यानी कि इन्फोर्स कर दिए गए हैं। देखिए, ये जो आपका एक्ट है इसने टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज के एक्सपेंशन डेवलपमेंट के ऊपर काम किया है। इसमें मतलब प्रावधान दिए गए हैं उसके एक्सपेंशन को लेकर, और इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन, सिक्योरिटी, ग्रोथ और रिस्पॉन्सिवनेस की भी बात की गई है, यानी टेलीकम्युनिकेशन की सर्विसेज जो है वो हर किसी के पास जानी चाहिए, सेफ मैनर में जानी चाहिए, इसको ग्रो करना जरूरी है। इसने इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 को और इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 को क्या कर दिया, रिपील कर दिया है। और इसके प्रोविजन है कुछ, जैसे कि स्पेक्ट्रम को असाइन करने को लेकर बताया गया है कि कैसे जो ऑक्शन है वो कंडक्ट करवाए जाएंगे, और एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस पे स्पेसिफिक यूज जो है उसके लिए एलोकेशन किया जाएगा। स्पेसिफिक पर्पस क्या हो सकता है कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए स्पेक्ट्रम चाहिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। पहली बार एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन जो है वो आपका सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सर्विसेज के स्पेक्ट्रम के थ्रू किया जाएगा, ग्लोबल नॉर्म्स को फॉलो किया जाएगा।
राइट ऑफ द वे फ्रेमवर्क की बात की गई है, ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी और नॉन एक्सक्लूसिव बेसिस पे ग्रांट किया जाएगा। इसमें जो एंटिटीज हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं, उनको राइट ऑफ द वे फ्रेमवर्क के तहत राइट्स दिए जाएंगे, वो प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। फिर प्रोटेक्शन ऑफ यूजर के चलते, यूजर को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिफरेंट कंसेंट जो है उसकी एक्टिविटीज लेके आ सकती है, जैसे कि स्पेसिफाइड मैसेज को अगर रिसीव करना है तो उसके लिए यूजर का कंसेंट पहले से ले लेना, डू नॉट डिस्टर्ब का जो रजिस्टर है उसको क्रिएट करके रखना। फिर यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड जो है उसके स्कोप को एक्सपैंड किया गया है। अब ये डिजिटल भारत निधि बन गया है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहेगा। ये फंड जो है ये रिसर्च और डेवलपमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज में यूज किया जा सकता है। इंटरसेप्शन और रिसर्च की पावर को लेकर बोला गया है कि मैसेज जो है उनको मॉनिटर ब्लॉक किया जा सकता है सर्टेन ग्राउंड में, और लगता है कि वो मैसेजेस जो है वो पब्लिक ऑर्डर या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के साथ डील वो कर सकते हैं, छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसके अलावा टेलीकॉम रिलेटेड एक्टिविटीज की अथॉरिटी की भी बात की गई है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट से पहले आपको अथॉरिटी या ऑथराइजेशन लेना पड़ेगा अगर आप नई टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को शुरू करना चाहते हो। ओटीटी के रेगुलेशन के लिए भी इसमें बात की गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म जो है वो अब टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 के अंदर रेगुलेट नहीं किए जाएंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंटरनेट शटडाउन की बात करते हैं। सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर के डाटा के हिसाब से इंडिया में 2024 में 60 बार इंटरनेट शटडाउन देखने को मिला, और 8 साल में ये सबसे कम था। इंटरनेट शटडाउन का मतलब क्या हुआ कि आपने जानबूझकर इंटरनेट की कम्युनिकेशन को डिसरप्ट कर दिया स्पेसिफिक पॉपुलेशन या लोकेलिटी के एरिया में कुछ सर्टन टाइम के लिए, ताकि आप वहां पे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सको। रीजन क्या हो सकते हैं? नेशनल सिक्योरिटी के चलते, सोशल अनरेस्ट ना हो पाए, चीटिंग को रोकने के लिए, सिक्योरिटी और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। हमारे पास प्रोविजन क्या है इंटरनेट शटडाउन को लेकर? देखिए, करंटली हमारे पास टेलीकॉम सर्विसेज की सस्पेंशन का राइट है अंडर द टेम्परेरी सस्पेंशन ऑफ टेलीकॉम सर्विसेज रूल 2017, लेकिन ये टेम्परेरी रूल है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 में इनको मेंशन किया गया था। ये टेम्परेरी शटडाउन का प्रावधान देते हैं फॉर द टेलीकॉम सर्विसेज, और पब्लिक इमरजेंसी के केस में शटडाउन का प्रावधान दिया जा सकता है, लेकिन एक टाइम पे 15 ही दिन के लिए इंटरनेट शटडाउन किया जा सकता है। 1885 में सेंट्रल गवर्नमेंट 1885 के एक्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी गई है कि वो टेली कम्युनिकेशन की जो सर्विस है उनको रेगुलेट कर सकते हैं, जिसमें इंटरनेट की सर्विस को रेगुलेट करना, लाइसेंस देना, ये सब आएगा। टेम्परेरी जो सस्पेंशन होता है टेलीकॉम सर्विसेज का, वो भी इशू किया जा सकता है स्टेट या फिर यूनियन होम सेक्रेटरी के द्वारा, और ये केवल सेक्रेटरी के द्वारा ही जारी किया जा सकता है। 2017 के रूल के बाद से 3 मेंबर रिव्यू कमेटी जो है वो बनाई गई है, जिसके हेड कैबिनेट सेक्रेटरी होंगे सेंट्रल लेवल पे और चीफ सेक्रेटरी होंगे स्टेट लेवल पे। ये रिव्यू करेंगे इंटरनेट शटडाउन के ऑर्डर्स को, ताकि अच्छे से देखा जा सके कि वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अगर देखें अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में 2020 में, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन जो है वो थ्रू द मीडियम ऑफ इंटरनेट भी हर किसी के आर्टिकल 19 का पार्ट है, यानी कि हर किसी के पास ये हक होना चाहिए और इसको आप किसी से छीन नहीं सकते। इंटरनेट शटडाउन के चलते कोर्ट ने कुछ डायरेक्शन जारी की थी, यानी कि अगर आप इंटरनेट की सर्विसेज को इनडेफिनेट पीरियड के लिए वो कर रहे हो, सस्पेंड कर रहे हो, तो ये गलत है। आपको टेम्परेरी ड्यूरेशन के लिए ही इंटरनेट को शटडाउन करना है। और कोई भी ऑर्डर अगर इंटरनेट को सस्पेंड करने का आया है सस्पेंशन रूल के चलते, तो उसमें प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी उसको यूज करना होगा और पर्टिकुलर ड्यूरेशन का ध्यान रखना होगा। कोई भी ऑर्डर अगर इंटरनेट को सस्पेंड करने का है अंडर द सस्पेंशन रूल, तो उसको जुडिशियल के रिव्यू में रखा जाएगा, जुडिशियरी उस पर अपना रिव्यू दे सकती है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन की जजमेंट को ओवररूल कर दिया है, क्योंकि इन्होंने ये जजमेंट दिया था कि लॉयर जो हैं वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सर्विसेज के तहत कवर किए जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको मना कर दिया। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो है वो बनाया गया था इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए, साथ में कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल बनाने के लिए और कंज्यूमर डिस्प्यूट को हैंडल करने के लिए। 2019 में इसको अमेंड कर दिया गया और फिर नया एक्ट आ गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। अब नए वाले 2019 के एक्ट में कुछ फीचर हैं, जैसे कि कंज्यूमर को डिफाइन किया गया है वो पर्सन जो कि गुड्स और सर्विसेज को ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से, पर वो गुड्स जो आप रीसेल पर्पस के लिए, कमर्शियल पर्पस के लिए खरीद रहे हो, तब आप कंज्यूमर नहीं कहलाओगे। फिर सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल जो है उसको एडवाइजरी काउंसिल के तौर पे सेटअप किया गया है, और इसके जो चेयरपर्सन है वो मिनिस्टर इन चार्ज होंगे डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी को सेटअप किया गया है जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट करेगी। इसमें चीफ कमिश्नर होंगे, साथ में कुछ और कमिश्नर्स भी होंगे। इनकी संख्या उतनी होगी जितना सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। फिर आपकी जो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसके पास एक इन्वेस्टिगेशन विंग होगा जिसके हेड डीजी होंगे। स्ट्रीमलाइन डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म के चलते मीडिएशन और ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का प्रावधान भी दिया गया है। कंज्यूमर मीडिएशन सेल जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेटअप करेगी। ये नेशनल कमीशन के साथ अटैच किया जाएगा, रीजनल ब्रांचेस सेटअप की जाएंगी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल के कमीशन भी कंज्यूमर्स के लिए सेटअप किए जाएंगे। फिर प्रोडक्ट लाइबिलिटी एक्शन के चलते बताया गया है कि मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर्स को भी के खिलाफ भी एक्शन लिया जा सकता है अगर कंज्यूमर के राइट्स जो हैं वो वायलेट किए जा रहे हैं। मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के चलते फाइन भी लगाया जाएगा। अगर लगता है कि मैन्युफैक्चरर जो है वो गलत एडवर्टीजमेंट कर रहा है तो 10 लाख तक का फाइन, 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। कोई बहुत ज्यादा ऑफेंड बड़ा है तो 50 लाख तक का फाइन लग सकता है, 5 साल की सजा हो सकती है।
6 कंज्यूमर राइट हैं जो कंज्यूमर एक्ट 2019 में कवर किए गए हैं। सबसे पहले कंज्यूमर के पास सेफ्टी का अधिकार है, इन्फॉर्मेशन पाने का अधिकार है, राइट टू चूज का हक है, सुनने का अधिकार है, राइट टू हर्ड, मतलब उसी उसको सुना जाएगा एक्चुअल में, उसकी बात समझी जाएगी। राइट टू सीक रिड्रेसल का हक है और कंज्यूमर अवेयरनेस का हक है। अब बात करते हैं सीसीपीए की नई एडवाइजरी के बारे में। उन्होंने बोला है कि इलीगल एक्टिविटीज के ऊपर जो भी एडवर्टीजमेंट होती हैं उनको प्रोहिबिट करना उनकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि ये अनलॉफुल एक्टिविटीज सोसाइटी को इम्पैक्ट करती है। रीजन क्या था इसको लेके आने का, कि बहुत सारी सरोगेट एडवर्टीजमेंट होती है, जैसे कि अगर करनी है लिकर की एडवर्टीजमेंट तो पान मसाला का ऐड, मतलब अगर पान मसाला का ऐड करना है तो उसके चलते इलायची का ऐड करेंगे। तो ऐसी सरोगेट एडवर्टीजमेंट के ऊपर रोक लगाने के लिए, बेटिंग और गैम्बलिंग जैसी एक्टिविटीज को रोकने के लिए आपकी एडवाइजरी जारी की गई है। अब बेटिंग और गैम्बलिंग की अगर इंडिया में कंडीशन देखें तो ये स्टेट सब्जेक्ट है। 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट आती हैं आपकी, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ये आपका स्टेट लिस्ट में आता है, ठीक है। तो स्टेट लिस्ट की एंट्री 34 और 62 में इसको मेंशन किया गया है। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 के चलते बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट ने खुद के कानून बनाए गैम्बलिंग को डील करने के लिए। साल 2023 में मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने एक एडवाइजरी जारी की थी एडवर्टीजमेंट के ऊपर, जिसमें बोला गया कि ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म जैसी जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट है उसको बैन किया जाएगा। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट की बात करेंगे। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने बताया कि कैसे फॉरेन फंड को यूज किया जाता है इंडिया के अंदर मेलिशियस प्रैक्टिसेस के लिए, मेलिशियस प्रोटेस्ट के लिए और लोगों को भड़काने के लिए। और इसके चलते बहुत सारे एनजीओ का रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल किया गया, और ये वाले एनजीओ आपके फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्टर किए गए थे। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या है? देखिए, अगर फॉरेन से कोई डोनेशन दे रहा है, कोई फॉरेन सोर्स से कोई आर्टिकल आ रहा है, करेंसी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, तो वो जिसके भी अकाउंट में आ रही है इंडियन गवर्नमेंट को पता होना चाहिए। इसी के लिए आपका ये एक्ट बनाया गया है। ये एक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आता है। इसको आईबी यानी इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो मॉनिटर भी करता है। और अगर लगता है कि फॉरेन के किसी सोर्स से आपके अकाउंट में गलत फंड आया है या फिर इलीगल सोर्स से आया है, तो उसको बैन कर दिया जाता है, तुरंत उसके ऊपर रिजेक्शन लगा दिया जाता है। कुछ इसके प्रोविजन है 2020 के अमेंडमेंट के बाद से। जैसे फॉरेन फंड के बारे में बोला गया कि सबसे पहले ना आपको अगर फॉरेन फंड रिसीव करना है तो आपको परमिशन लेना होगा। इसके लिए आपको मैंडेटरी अपना आधार जो है वो सबमिट करना होगा। अब ये फॉरेन फंड आता है किस किन के पास है? ये एनजीओ के पास ही तो आता है ना। तो एनजीओ को बोला जाता है कि पहले ना अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, इसके चलते आधार जमा करवाओ, तभी आप फॉरेन फंड रिसीव कर सकते हो। इसके अलावा कुछ केसेस में तो फॉरेन फंड रिसीव कर ही नहीं सकते। कौन कौन नहीं कर सकता? अगर कैंडिडेट है, इलेक्शन लड़ रहा है, तो उसको फॉरेन फंड रिसीव करने का हक नहीं है। जजेस और गवर्नमेंट सर्वेंट के पास भी नहीं है, जर्नलिस्ट के पास भी नहीं है। अगर एमएलए है, पॉलिटिकल पार्टीज के कोई लीडर है, उनके पास भी हक नहीं है। फिर पॉलिटिकल नेचर की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव नहीं कर सकती है। फॉरेन कंट्रीब्यूशन का अकाउंट क्या होता है? देखिए, एक डेजिग्नेटेड अकाउंट होता है जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली में खोला जाता है। इसके डिफरेंट ब्रांचेस में भी खोला जाता है। इन्हीं में एनजीओ को फंड रिसीव करना होता है। कोई भी फंड अदर देन फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर रिसीव किया जाता है इस पर्टिकुलर अकाउंट में, तो वो एनजीओ को ट्रांसफर नहीं किया जाता है। जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट होता है वो उसको मॉनिटर करता है। फिर वैलिडिटी की अगर बात की जाए तो एफसीआर रजिस्ट्रेशन की जो वैलिडिटी है वो 5 साल के लिए होती है, और उसके बाद एनजीओ को जो है वो रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जैसी उनकी डेट एक्सपायरी होने वाली होती है रजिस्ट्रेशन की, विद इन द 6 मंथ वो अप्लाई कर देते हैं। अब बात करते हैं रिडक्शन इन द यूज ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। जो भी फंड आता है उसको आप पर्टिकुलर पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और बोला गया है कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो 20% है। पहले ये 50% होती थी। इसका 20% हिस्सा ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में खर्च किया जाएगा। रेस्ट ऑफ द फंड जो है वो पर्टिकुलर जो एक्टिविटी के लिए एनजीओ खुला है उसी में यूज किया जाएगा। एनुअल रिपोर्ट की भी बात की गई है कि कंपल्सरी मैनर में जो एनजीओ होते हैं जिनके पास ये अकाउंट है उनको अपना एनुअल रिटर्न जो है वो फाइल करना पड़ता है। पोस्ट ऑफिस एक्ट 2023 की बात करेंगे। ये एक्ट आपका इन इफेक्ट या इन्फोर्स किया गया है। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1998 को इसने रिपील करके नया एक्ट निकाला है, ठीक है। इसके प्रोविजन क्या है? सबसे पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ पोस्टल सर्विस जो है उनको हेड ऑफ इंडिया पोस्ट दे दी गई है। डीजी पीएस जो है उनके पास पावर रहेगी कि वो जो भी चार्जेस रहेंगे सर्विसेज के लिए, सप्लाई के लिए, सेल ऑफ पोस्ट स्टैम्प के लिए, उसको रेगुलेट करेंगे। पोस्टल आर्टिकल को इंटरसेप्ट करने की पावर की भी बात की गई है। जैसे गवर्नमेंट जो है वो अगर चाहे तो इंडियन पोस्ट के जो आर्टिकल्स हैं उनको इंटरसेप्ट कर सकती है, खोल के दे सकती है ऑन द स्पेसिफिक ग्राउंड। ग्राउंड क्या हो सकती है कि सिक्योरिटी ऑफ स्टेट के चलते किसी का पोस्ट खोल दिया, फॉरेन स्टेट से फ्रेंडली रिलेशन के चलते चेक कर लिया, पब्लिक ऑर्डर के चलते चेक कर लिया। कुछ एग्जाम्पशन दी गई हैं लाइबिलिटी को लेकर, जैसे कि पोस्ट ऑफिस जो है उनके ऊपर किसी भी तरीके की लाइबिलिटी नहीं लगेगी सर्विसेज को लेकर। कुछ केसेस में लाइबिलिटी लगेगी, अगर लगेगा कि मतलब यहाँ पे पेनल्टी जो है वो लगनी चाहिए और पोस्ट ऑफिस ने अपना रोल जो है वो अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। ये कंडीशन सीधा मेंशन की गई है एक्ट के अंदर। और पैनल प्रोविजन या पीनल प्रोविजन जो है वो एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब नहीं किया गया कि कितनी पेनल्टी लगेगी। पोस्टल सिस्टम की अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट पोस्ट ऑफिस 1727 में खोला था। लॉर्ड डलहौजी जो है उन्होंने इंडियन पोस्ट ऑफिस को रिकॉग्नाइज किया सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर, और ये भी कहा कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए जरूरी है, मतलब नेशनल इंपॉर्टेंस वाली ऑर्गेनाइजेशन है। प्रेजेंट टाइम पे अगर देखा जाए तो जनरल पोस्ट ऑफिस हमारा कलकत्ता के अंदर है।
आज के टाइम पे। और ये सबसे पहली साइट थी आपकी पोस्ट ऑफिस की, और ये उस टाइम पे जो फर्स्ट हमारा फोर्ट विलियम था कोलकाता का, वहां पे खुली गई थी। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडीज के बारे में। सबसे पहले नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। रिसेंटली यूनाइटेड नेशन लिंक्ड ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन ने ये कहा कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ इंडिया को वो एक्रीडिटेशन या मान्यता नहीं देते हैं, और ये साल में मतलब दूसरी साल लगातार हुआ है कि मान्यता नहीं दी गई है। अब ये ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन है क्या? इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसको 1993 में सेटअप किया गया था। ये इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है जो नेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करती है टू प्रमोट द ह्यूमन राइट्स। 2016 के बाद से इसको गैनरी कहा जा रहा है। 120 इसके मेंबर हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। इसकी कुछ सब कमेटी हैं जो मान्यता देती हैं, जैसे कि वो चेक करती हैं डिफरेंट नेशनल लेवल के ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस को और देखती हैं क्या वो पेरिस प्रिंसिपल्स के साथ कंप्लाई कर रहे हैं, और अब फिर वो दर्जा देती है। जैसे कि किसी को ए स्टेटस दे दिया, और ए स्टेटस के चलते फिर चेक किया कि क्या वो जेन्युइनली ह्यूमन राइट वायलेशन में इन्वॉल्व तो नहीं है। अगर है तो उनका स्टेटस गिरा दिया जाता है ना। फिर ऑफिस होता है हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का। ये एक परमानेंट ऑब्जर्वर होते हैं, आप समझ के रखिए एससीए के अंदर। यानी कि ये हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स जो हैं, ये परमानेंट ऑब्जर्वर के तौर पे सब कमेटी ऑन एक्रेडिटेशन के साथ वर्क करते हैं, साथ में सेक्रेटेरिएट के तौर पे भी वर्क करते हैं। फिर आगे चल के जो इनका दर्जा है वो बढ़ा दिया जाता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है इंडिया का, उसकी एक्रेडिटेशन की अगर बात की जाए तो इनको ए स्टेटस जो था वो मिला था फर्स्ट टाइम 1999 में। 2016 के बाद से ये जो दर्जा है वो नहीं दिया गया। ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखिएगा कि 2017 में ए रेटिंग जो थी वो दी गई, लेकिन बाद में ये डेफर कर दिया गया, यानी कि ये जो दर्जा है वो हटा दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि 2016 के बाद से रेगुलर में ए रेटिंग जो है वो नहीं मिली है। अब क्यों नहीं मिली है? क्योंकि उनको लगता है कि पेरिस प्रिंसिपल के साथ जो है वो कंप्लाई नहीं कर रहा हमारे यहाँ का नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशन। 2023 में जो एक्रीडिटेशन है वो फिर से डेफर कर दिया गया, रद्द कर दिया गया है ना। कहा यह जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसका जो स्टाफ है उसके अंदर डाइवर्सिटी नहीं है, और वो मार्जिनलाइज ग्रुप जो है उनका टेक केयर नहीं करते। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसको प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के चलते बनाया गया। 2006 और 2019 में अमेंड किया गया। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट में ह्यूमन राइट्स को डिफाइन किया गया है जो रिलेटेड टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी और डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल डील करते हैं, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी गारंटी के तौर पे दिए गए हैं। साथ में ये कोर्ट्स के द्वारा भी इन्फोर्सेबल है। अपॉइंटमेंट की बात करें तो चेयरपर्सन और जो मेंबर होते हैं कमीशन के, उनको प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, और इसके लिए कमेटी बनाई जाती है जिसके हेड प्राइम मिनिस्टर होते हैं। यही कमेटी रिकमेंड करती है मेंबर्स के नाम को। स्पीकर हो गए लोकसभा के, वो इसके मेंबर होते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के मिनिस्टर इन चार्ज इसके मेंबर होते हैं। लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा राज्यसभा भी मेंबर होते हैं, और डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी इसके मेंबर होते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कमेटी टू बी नोटेड। अब बात करते हैं टेन्योर की। चेयरपर्सन और जो मेंबर होंगे वो 3 साल के लिए ऑफिस होल्ड करते हैं, या फिर जब तक 70 साल के नहीं हो जाते। चेयरपर्सन और मेंबर दोनों ही एलिजिबल होते हैं कि दोबारा से रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। चेयरपर्सन और मेंबर जो हैं वो ऑफिस से रिमूव किए जा सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट ही उनको रिमूव कर सकते हैं। किन ग्राउंड पे रिमूव कर सकते हैं? अगर मिसबिहेवियर दिखता है या इनकैपेसिटी दिखती है, लेकिन इसके रिमूवल के लिए उनको सुप्रीम कोर्ट को कंसल्ट करना पड़ता है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की पावर क्या है? ये सिविल कोर्ट के तौर पे ही वर्क करते हैं। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर जो है 1908 का, उसको फॉलो भी करते हैं। डिफरेंट मैटर्स को डील करते हैं, जैसे कि किसी भी विटनेस को अगर समन करना है तो ये कर सकते हैं, उसको ओथ दिलवा सकते हैं, और किसी भी डॉक्यूमेंट की डिस्कवरी या प्रोडक्शन की डिमांड कर सकते हैं, एविडेंस रिसीव कर सकते हैं, किसी भी पब्लिक रिकॉर्ड को खंगाल सकते हैं। और फिर कमीशन जो है उसको डिफरेंट कमीशंस को विटनेस या डॉक्यूमेंट्स के लिए समन भी इशू कर सकते हैं। अब कॉम्पोजिशन क्या है हमारे यहाँ के कमीशन की? चेयरपर्सन जो है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। 5 फुल टाइम मेंबर हैं, जिसमें कि एक आपके रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के या सर्विंग जज होंगे। फिर सेकंड रिटायर्ड सर्विंग चीफ जस्टिस होंगे हाई कोर्ट के। 3 और जो मेंबर होंगे उनके पास नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए ह्यूमन राइट का। इन तीनों में से एक आपकी वुमेन होनी चाहिए। 7 डीम्ड मेंबर भी बनाए गए हैं। नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी, बैकवर्ड क्लासेस, पर्सन विद डिसेबिलिटी, SC ST, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट और नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन, इन सब के जो चेयरपर्सन है वो भी इसकी डीम्ड मेंबर होंगे। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ह्यूमन राइट वायलेशन को टेक केयर करना कि वो नहीं होना चाहिए। जो भी प्रोसीडिंग है जहाँ पे ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है उसमें इंटरवीन करना, और अगर प्रोसीडिंग कोर्ट के अंदर पेंडिंग है तो उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करवाना। जेल को विजिट करना ये देखने के लिए कि वहां पे इनमेट की कंडीशन खराब तो नहीं है। लॉ एंड प्रोसीजर को रिव्यू करना, अगर लगता है कि ह्यूमन राइट वायलेट हो रहा है तो उस लॉ को रिव्यू करने की बात करना। फिर डिफरेंट एक्ट जो है टेररिज्म के, उनको रोकने की कोशिश करना जिससे कि ह्यूमन राइट होता है, ह्यूमन राइट वायलेशन होता है। सीबीआई की बात करेंगे। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में वेस्ट बंगाल का साइड लेते हुए ये कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कोई हक नहीं है कि वो जनरल कंसेंट के
बिना किसी भी राज्य में सीबीआई को घुसने की अनुमति दे दें। देखिए 2018 में वेस्ट बंगाल ने सीबीआई से जनरल कंसेंट छीन लिया था, जिसके चलते सीबीआई उनके स्टेट में जाकर क्या कर सकता था, पहले केस को हैंडल कर सकता था। अगर जनरल कंसेंट छीन लिया गया है तो सीबीआई नहीं घुस सकता है वेस्ट बंगाल के अंदर या किसी भी राज्य के अंदर विदाउट द परमिशन ऑफ दैट स्टेट। लेकिन ये बिना कंसेंट के अगर घुस गया तो इसीलिए ये वाला केस लगाया गया है ना। तो अब समझिए कि सूट में, यानी कि ये जो केस था इसमें ये कहा गया, ये आर्टिकल 131 के चलते फाइल किया गया। इसमें वेस्ट बंगाल ने ये कहा कि यूनियन गवर्नमेंट जो है वो अपनी पावर को ओवररीच कर रहा है, मिस यूज कर रहा है और फेडरलिज्म के प्रिंसिपल को वायलेट कर रहा है। और ये भी कहा कि सीबीआई उनके राज्य में बिना प्रायर कंसेंट के घुस गया है। आर्टिकल 131 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है कि अगर सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। ओरिजिनल का माने कि सेंटर और स्टेट दोनों डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं। सीबीआई का मतलब क्या हुआ, सीबीआई 1963 में संथानम कमेटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962 में जो बनी थी उसकी रिकमेंडेशन पे बनाई गई बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंदर आती है। द पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है क्योंकि इसका कोई आर्टिकल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, और ये दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत गवर्न की जाती है। ये इन्वेस्टिगेटिंग पुलिस एजेंसी है इंडिया के अंदर, जो कि इंटरपोल के जो मेंबर कंट्रीज हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट भी करती है। इंटरपोल क्या है, इंटरनेशनल लेवल की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, तो हमारी तरफ से सीबीआई उसमें जाके मेंबरशिप में बैठती है। तो मोटो क्या है हमारी सीबीआई का, ट्रिपल आई, यानी कि इंडस्ट्री, इंपार्शियलिटी, इंटीग्रिटी। और मेन टारगेट है पब्लिक लाइफ में करप्शन जो है उसको कॉम्बेट करना, वायलेंट क्राइम जो हो रहे हैं उनको डील करना, फाइट करती है साइबर क्राइम से भी और हाई टेक्नोलॉजी के क्राइम से भी। इसमें डायरेक्टर हेड होते हैं जिनको स्पेशल डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर जो है वो असिस्ट करते हैं। साथ में ज्वाइंट डायरेक्टर, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल यानी कि डीआईजी, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो भी इसके मेंबर होते हैं। अब ये जो पैनल है वो सीबीआई को जो सिलेक्ट करता है उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ ऑपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो बैठे हुए होते हैं। 2021 में प्रेसिडेंट ने 2 ऑर्डिनेंस निकाले थे और कहा था कि जो टेन्योर होगा डायरेक्टर ऑफ सीबीआई का और ईडी का उसको 5 साल तक कर दिया जाएगा, और पहले ये 2 साल हुआ करता था तो 3 साल टेन्योर बढ़ा दिया गया। जो भी टाइप ऑफ केसेस होते हैं सीबीआई के वो एंटी करप्शन, इकोनॉमिक ऑफेंस, स्पेशल क्राइम हो सकते हैं। अब सीबीआई जब भी किसी राज्य में दाखिल होता है तो उसके पास कंसेंट या स्वीकृति होनी चाहिए। ये 2 तरीके की होती है, जनरल और स्पेसिफिक। जनरल का माने कि सीबीआई को हर बार स्टेट से परमिशन नहीं लेना पड़ेगा अगर उनको किसी क्राइम को जाके स्टेट में डील करना है, तो सीधा सीधा वो स्टेट में घुस जाएंगे बिकॉज दे हैव द जनरल कंसेंट। सेक्शन 6 जो है डीएसपी एक्ट का, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का, वो ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो डिनाई भी कर सकती है सीबीआई ऑफिसर को कंसेंट देने से, चाहे तो दे भी सकती है। स्पेसिफिक का मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर केस के चलते हर बार राज्य से आपको कंसेंट लेना पड़ेगा हर केस के लिए, ठीक है, ये हो गया स्पेसिफिक। अब बात करते हैं हम लोग लोकपाल की। रिसेंटली लोकपाल ऑफ इंडिया ने इंक्वायरी विंग को सेटअप किया है। सेक्शन 11 ऑफ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 को यूज करके ये इसलिए सेटअप किया गया ताकि पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ जो केसेस हैं उनको प्रॉप किया जा सके। अब देखिए एंटी करप्शन ऑम्बड्समैन जो होते हैं सेंट्रल लेवल पे या ऑफिसर्स कह लीजिए, वो इंडिया के अंदर लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट के तहत चुने जाते हैं। ये एक्ट 2013 में आया था। इनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पब्लिक सर्वेंट्स के अगर करप्शन के केसेस हैं उनको इन्वेस्टिगेट करना। फर्स्ट एंड सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन हमारे यहाँ पे जब बना था तो उन्होंने कहा था कि इंडिया के अंदर लोकपाल इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। लोकायुक्त जो है वो स्टेट लेवल पे काम करता है पब्लिक ऑफिसर्स के करप्शन को, केसेस को देखने के लिए, और लोकपाल सेंट्रल लेवल पे काम करता है, ठीक है। लेकिन लोकायुक्त का जो स्ट्रक्चर है वो यूनिफॉर्म नहीं होता, हर एक राज्य में ये डिफर करता है। लोकायुक्त का अपॉइंटमेंट गवर्नर के द्वारा किया जाता है और गवर्नर इसमें चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट हाई कोर्ट का कंसल्टेशन और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लीडर ऑफ ऑपोजिशन की सलाह लेते हैं। लोकपाल का कॉम्पोजिशन अगर देखा जाए तो इसमें चेयरपर्सन होते हैं। ये जो पर्सन है वो सीजीआई हो सकते हैं या फिर जज हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के। साथ में 8 मेंबर होते हैं जिसमें 50% मेंबर तो जुडिशियल होंगे और ये सारा अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष 2019 में पहले लोकपाल बने। उसके बाद जस्टिस एएम खानविलकर करंट लोकपाल है। चेयरपर्सन और मेंबर्स जो होंगे उनको जब अपॉइंट किया जाता है तो इसके लिए एक सिलेक्शन कमेटी इनके नाम रिकमेंड करती है। ये जो टर्म ऑफ ऑफिस है इनका 5 साल का होता है जैसे ये घुसते हैं ऑफिस में, और 70 साल तक मैक्सिमम सर्व कर सकते हैं। और जैसे ही ऑफिस खत्म हो जाता है, यानी कि ये अपने ऑफिस से सीज हो जाते हैं, तो चेयरपर्सन और जो मेंबर हैं वो दोबारा से री अपॉइंट नहीं किए जा सकते। पर एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर मेंबर के पास इतनी टर्म बची हुई है कि अभी भी वो चेयरपर्सन बन सकते हैं, यानी कि 5 साल उन्होंने पूरा सर्व नहीं किया था, तो हो सकता है कि उनको दोबारा से चेयरपर्सन बना दिया जाए क्योंकि टोटल उन्होंने 5 साल तक अभी सर्व नहीं किया। अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन की कि सिलेक्शन कमेटी कौन सी होती है जो लोकपाल के नाम को रिकमेंड करती है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं इसमें, चेयरपर्सन, स्पीकर ऑफ हाउस होते हैं, हाउस ऑफ पीपल, स्पीकर ऑफ लोकसभा मेंबर होते हैं, साथ में लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा के, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होते हैं, और एक एमिनेंट जूरिस्ट होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये सिलेक्शन कमेटी ही नाम जो है वो रिकमेंड करती है। लोकपाल
के 2 विंग हैं, इंक्वायरी विंग, प्रोसिक्यूशन विंग। इंक्वायरी विंग का काम है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना। अगर ऑफेंस दिखा है तो उसके ऊपर पहले इंक्वायरी तो होगी ना। ये इंक्वायरी आपकी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 के चलते पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ की जाती है और इंक्वायरी रिपोर्ट लोकपाल को 60 दिनों के अंदर जमा करनी होती है। ये इंक्वायरी को डायरेक्टर जो है वो हेड करते हैं। ये लोकपाल चेयरपर्सन के अधीन ही काम करते हैं। डायरेक्टर जो है वो 3 एसपी से घिरे हुए होते हैं जो उनको मदद करते हैं। एक एसपी जनरल, एक एसपी इकोनॉमिक, एक आपकी एसपी साइबर। हर एक एसपी जो है उनके साथ फिर इंक्वायरी ऑफिसर जुड़े हुए होते हैं और पूरी की पूरी पावर इंक्वायरी विंग के पास एक सिविल कोर्ट की होती है और ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। प्रोसिक्यूशन विंग जो है उसमें डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हेड होते हैं। ये पब्लिक सर्वेंट को सजा देते हैं, उस टाइम पे प्रोसिक्यूट करते हैं और इसमें ना आप ऐसे समझिए कि जो भी कंप्लेंट लोकपाल के पास गया है उसी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन किया जा सकता है। जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन होते हैं वो केस को फाइल करते हैं बेस्ड ऑन द इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट। ये केस स्पेशल कोर्ट के अंदर जाता है और वहां पे पब्लिक सर्वेंट को प्रोसिक्यूट किया जाता है अगर लगता है कि उन्होंने कोई ऑफेंस किया है अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। पावर्स ऑफ लोकपाल की बात करें तो सबसे पहले इनके पास पावर है कि एक सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। जैसे ये सीबीआई को भी अपने साथ ले सकते हैं, उनको डायरेक्शन जारी कर सकते हैं फॉर डीलिंग विद द करप्शन केसेस। फिर ये पब्लिक सर्वेंट को डायरेक्शन जारी करते हैं और ये भी बोलते हैं कि कैसे किसी डॉक्यूमेंट का अगर डिमांड करना है पब्लिक सर्वेंट के रूप से वो डिमांड कर सकते हैं और ये भी बताते हैं कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट रखते हो तो उसका रिकॉर्ड आपको रखना जरूरी है। पावर इनके पास सिविल प्रोसीजर कोड का भी होता है, यानी कि ये सीधा प्री इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। फिर ये फाइनल अपील अथॉरिटी के तौर पे भी काम करते हैं, यानी कि किसी पब्लिक अथॉरिटी के साथ अगर कोई ग्रीवेंस हुआ है, मतलब उसका कोई दुख है, तो उसको ये एड्रेस एड्रेस करने का काम करते हैं और इनको लगता है कि करप्शन का चार्ज गलत लगा है तो भी ये केस को डील करते हैं। अब लोकपाल का जुरिस्डिक्शन क्या होता है, किस दायरे तक ये काम कर सकते हैं इन द एलिगेशन ऑफ करप्शन। अगर करप्शन का अपराध किया गया है तो कहां तक जुरिस्डिक्शन होगा। मतलब सबसे पहले तो अगर प्राइम मिनिस्टर है यूनियन गवर्नमेंट के, एमपी हैं और ग्रुप ए बी सी डी के यूनियन गवर्नमेंट के कोई भी ऑफिशियल हैं, तो इन सबके खिलाफ भी लोकपाल का जुरिस्डिक्शन रहता है। अगर एक ये करप्शन में इन्वॉल्व पाए जाते हैं तो लोकपाल अपना डिसीजन देते हैं और इनके खिलाफ इंक्वायरी होती है। इसके साथ किसी भी कॉर्पोरेशन, सोसाइटी, बोर्ड, ट्रस्ट, ऑटोनोमस बॉडी जो कि पार्लियामेंट के एक्ट से बनी है, ये सबके चेयरपर्सन मेंबर्स के ऊपर भी जुरिस्डिक्शन रहता है। फिर कोई भी सोसाइटी, ट्रस्ट या बॉडी जो फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन पा रही है 10 लाख से ऊपर का, उसके ऊपर भी लोकपाल का जुरिस्डिक्शन होता है। कुछ और ऑर्गेनाइजेशन जो न्यूज में है जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इन्होंने स्टेट लिस्ट को हाल फिलहाल में जो ओबीसी की स्टेट लिस्ट है उसको रिव्यू किया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। आर्टिकल 338 बी के चलते इसको कॉन्स्टिट्यूशन में जमा किया गया था, डाला गया था। देखिए ये 338 बी आर्टिकल आपका 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 के एक्ट के चलते इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 338 बी जो है वो ये बोलता है कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के साथ कंसल्ट करना पड़ेगा अगर वो किसी भी तरीके की पॉलिसी बना रहे हैं जो कि ओबीसी के राइट्स को इफेक्ट करेगी। कॉम्पोजिशन में इनके जो मेंबर्स हैं वो चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 और मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इनकी सर्विस कंडीशन प्रेसिडेंट ही डिटरमाइन करते हैं। कमीशन के पास सिविल कोड की पावर होती है। ड्यूटी क्या है, आम सी बात है, बैकवर्ड क्लासेस के इंटरेस्ट को इन्वेस्टिगेट करना, मॉनिटर करना, इनके केसेस और कंप्लेंट को देखना, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करवाना, इनका एडवांसमेंट के लिए इनके काम करना और इनकी जो रिपोर्ट है उसको एनुअल तरीके से प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के बारे में। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट के पास इतनी पावर नहीं है कि वो सिविल और क्रिमिनल कोड जैसे कुछ डायरेक्शंस जारी कर सकें। देखिए, ये कमीशन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आर्टिकल 338 में मेंशन किया गया है। इसमें चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और 3 और मेंबर्स होते हैं जिनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ये अपना ऑफिस 3 साल के लिए होल्ड करके रखते हैं और दोबारा से इनका जो अपॉइंटमेंट है वो नहीं हो पाता है। 2 बार ही ये टर्म पे रह पाते हैं, उसके बाद अपॉइंटमेंट या री अपॉइंटमेंट कह लीजिए वो नहीं हो पाता है। फंक्शंस की बात करें तो जितने भी मैटर्स होते हैं रिलेटेड टू द एससी, इवन प्रोवाइडिंग द सेफ लीगल सेफगार्ड आल्सो, ये सब वो चीजें करते हैं। साथ में स्पेसिफिक अगर कंप्लेंट है जहाँ पे एससीज के राइट्स को इफेक्ट किया जा रहा है उस पर इंक्वायरी करते हैं। यूपीएससी की बात करेंगे, रिसेंटली यूपीएससी के चेयरपर्सन ने रिजाइन कर दिया है। 5 साल में ही, मतलब उनकी टर्म जो थी वो एक्सपायर नहीं हुई थी, 5 साल पहले ही उन्होंने ये रेजिग्नेशन दे दिया। यूपीएससी की अगर बात करें तो आर्टिकल 315 में लिखा गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन होगा यूनियन लेवल पे और हर एक स्टेट में भी होगा। यूपीएससी का जिक्र आर्टिकल 316 में भी किया गया है जहाँ मेंशन किया गया है कि इनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाएगा। जो टर्म है चेयरमैन का वो 6 साल होगा या 65 ईयर्स की एज तक का होगा, विच एवर इज अर्लियर। एलिजिबिलिटी में देखें तो ये अपने ऑफिस को 10 साल के लिए हेल्ड करके रखेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बिहाफ पे या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के बिहाफ पे, और ये दोबारा से किसी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट के एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। रिमूवल जो है वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है और इसलिए किया जाता है अगर लगता है कि वो इंसॉल्वेंट है, अच्छे से अपनी ड्यूटी नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं और अपनी ड्यूटी के बाहर जाके भी कहीं जॉब कर रहे हैं, उसके लिए उनको पे मिल रहा है। इसके अलावा वो अपने ऑफिस में फिट नहीं है फॉर सर्टन रीजंस, जैसे कि उनका माइंड या बॉडी जो है वो सही नहीं है।
अब बात करते हैं स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में। केरला कैबिनेट ने हाल फिलहाल 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने का प्रपोजल दिया है। स्टेट फाइनेंस कमीशन दरअसल जो है ये आपका आर्टिकल 243 आई के तहत कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। गवर्नर इसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं हर 5 साल में। 243 आई आर्टिकल जो है वो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के बाद से ऐड किया गया। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया था। उसके बाद से आपका ये आर्टिकल इंसर्ट हुआ। इसी तरीके से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने म्यूनिसिपैलिटीज को दर्जा दिया था कॉन्स्टिट्यूशनल, है ना? तो इसका मतलब म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी अलग से आर्टिकल होगा स्टेट फाइनेंस कमीशन का, तो वो है 243 वाई। तो दोनों में जिक्र किया गया है, चाहे म्यूनिसिपैलिटी वाला आर्टिकल हो चाहे पंचायती राज वाला अमेंडमेंट हो, कि स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है वो बनाए जाएंगे। इनका मेन ऑब्जेक्टिव होगा जो भी फाइनेंशियल पोजीशन है पंचायत की उसको इंप्रूव करना, साथ में देखना कि स्टेट और पंचायत के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्टेट के टैक्सेस का वो अच्छे तरीके से हो पाए, और टैक्सेस, ड्यूटीज, टोल, फीस क्या क्या लगा सकते हैं लोकल इंस्टीट्यूशन उसकी गारंटी देना, उसका उनको रोल बताना, ग्रांट इन एड देना पंचायत को अगर लगता है कि मतलब उनको जरूरत है उसकी, और ये ग्रांट इन एड पंचायत को स्टेट के द्वारा स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से दिया जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करेंगे। रिसेंटली इन्होंने अपनी एनुअल रिपोर्ट 2023 में हाईलाइट किया कि मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या सेक्टर वाइज जो करप्शन है उसकी कंप्लेंट देखने को मिली है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसको सीवीसी एक्ट 2003 के तहत एस्टैब्लिश किया गया था। सबसे पहले 1964 में एक रेजोल्यूशन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ये आया था कि संथनम कमेटी जो थी उसकी रिकमेंडेशन के बाद से तब आपका सीवीसी सेटअप किया गया, लेकिन तब ये रेजोल्यूशन से सेटअप हुआ, बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया गया। साल 1998 में इसको स्टैट्यूटरी स्टेटस जो मिला था वो ऑर्डिनेंस के थ्रू दिया गया, बाद में पर्टिकुलर एक्ट निकाला गया 2003 में, और ये फिर स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। ये 3 मेंबर बॉडी है, इसमें सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और 2 विजिलेंस कमिश्नर होते हैं। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट किया जाता है। इसमें हाई पावर्ड कमेटी रिकमेंडेशन देती है प्रेसिडेंट को, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स होते हैं, और लीडर ऑफ ऑपोजिशन होते हैं लोकसभा के। रोल क्या है, ये विजिलेंस मतलब कमीशन है, तो आम सी बात है निगरानी रखता है सेंट्रल गवर्नमेंट पे, सेंट्रल मिनिस्ट्री पे, डिपार्टमेंट पे, उनको सुपरवाइज करता है ताकि वहाँ पे करप्ट एक्टिविटीज ना हो पाए, और जितनी भी कंप्लेंट होती हैं लोकपाल के द्वारा रेफर की जाती हैं उन पे इंक्वायरी कंडक्ट करता है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जिसके तहत सीबीआई भी आता है, उसकी फंक्शनिंग को भी ये देखता है, करप्शन रिलेटेड केसेस को इन्वेस्टिगेट करता है। लॉ कमीशन की बात करेंगे। प्रेसिडेंट ने 23rd लॉ कमीशन जो है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया है। 3 साल की इसकी टर्म रहेगी, 1 सितंबर 2024 से 31 अगस्त 2027 तक। देखिए ये इनका जो ऑब्जेक्टिव है 23rd लॉ कमीशन का, वो है लीगल रिफॉर्म्स लेके आना, ताकि इंडियन लीगल सिस्टम जो है वो मजबूत किया जा सके। इसमें फुल टाइम चेयरपर्सन, 4 मेंबर्स और कुछ एडिशनल एक्स ऑफिशियो और पार्ट टाइम मेंबर्स होंगे। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री की बात करें तो 1834 में गवर्नर जनरल के द्वारा पहली बार ये आपका बनाया गया था। चार्टर एक्ट 1833 के चलते बनाया गया था, और लॉर्ड मैकॉले जो हमने देखा था ना आईपीसी के, वो थे कॉडिफिकेशन वाले मेंबर, वही इसके भी वो बोले जाते हैं करता धरता। तो लॉ कमीशन सबसे पहले जो बना था उसके चेयरपर्सन यही थे। फर्स्ट लॉ कमीशन इंडिपेंडेंट इंडिया का आपका 1955 में बना, और इसको चेयर किया था श्री एमसी सेटवार्ड ने। ये नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, कोई कानूनी इसका एक्ट नहीं है, और इसको सिंपली नोटिफिकेशन के द्वारा मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के द्वारा बनाया जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव है लॉ को रिफॉर्म करके मैक्सिमम जस्टिस प्रोवाइड करना, और ये डिफरेंट काइंड ऑफ रिसर्च करता है और रिकमेंडेशन भी देता है लीगल रिफॉर्म्स के लिए। नीति आयोग की बात करते हैं। नीति आयोग ने 10 साल अपने सेलिब्रेट किए हैं, क्योंकि 10 साल नीति आयोग को हो गए स्टैब्लिश किए हुए, है ना? नीति आयोग पहले आपका प्लानिंग कमीशन कहा जाता था, फिर साल 2014 में प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, और अब 2024 में इसको 10 साल पूरे हुए हैं। आपको कमेंट सेक्शन में नीति का फुल फॉर्म बताना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये गवर्नमेंट थिंक टैंक है जो 2015 में बना था, यूनियन कैबिनेट के रेजोल्यूशन से बनाया गया, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। इसके चेयरपर्सन प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। गवर्निंग काउंसिल में प्राइम मिनिस्टर, जितनी भी राज्य और यूटी है जहां लेजिस्लेचर है उनके चीफ मिनिस्टर, फिर जितनी यूटी है जहां पे गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो इसके मेंबर होते हैं। कुछ वाइस चेयरपर्सन, एक्स ऑफिशियल मेंबर, फुल टाइम मेंबर, ये सब होते हैं। एक्स ऑफिशियल मेंबर जो है उसमें मैक्सिमम 4 मेंबर आपके यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं वो होते हैं, जो कि पीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। कुछ स्पेशल एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट भी इसके मेंबर होते हैं जो पीएम के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। रीजनल काउंसिल भी इसमें बनती हैं जो स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज से डील करती हैं, और इसके अलावा सीईओ जो है वो पीएम के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं फॉर द फिक्स टेन्योर। सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का इसमें जो रैंक होता है वो सेक्रेटरी का रैंक होता है टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मैंडेट क्या है कि सबसे पहले तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो हमारे यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जा रहे हैं उसको अडॉप्ट करना, उसको मॉनिटर करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हमारे यहाँ पे कितने हैं, 17 गोल हैं, 169 टारगेट्स हैं। अब इसके अलावा कॉम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करना, स्टेट्स के बीच में, स्टेट सेंटर के बीच में कोऑर्डिनेशन कंडक्ट करवाना। डिफरेंट रिपोर्ट्स नीति आयोग रिलीज करता है, एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक एसडीजी इंडिया इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, फिर आपका सिस्टमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्कूल एजुकेशन यानी कि 7 ई रिपोर्ट, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स।
आगे बात करेंगे यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन के बारे में। 150th एनिवर्सरी जो है वो उन्होंने ऑब्जर्व की है। दरअसल ये एक जनरल पोस्टल यूनियन के तौर पे 9 अक्टूबर 1874 में बनाया गया था। उसने भी ट्रीटी ऑफ बर्न के चलते इसको बनाया। उसके अलावा सेकंड ओल्डेस्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा सबसे पुराना इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, जो 1865 में बना। सेकंड आपका यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन है, जो 1874 में बना। वर्ल्ड का पोस्ट डे जो है वो तब सेलिब्रेट होता है जिस दिन एनिवर्सरी होती है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की। और बर्न स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। मेंबर 192 कंट्रीज हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है, ओल्डेस्ट और एक्टिव मेंबर है। ये एक यूनाइटेड नेशन की स्पेशलाइज्ड एजेंसी भी है, विच इज इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब बात करते हैं कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस के बारे में। सबसे पहले आरटीए एक्ट 2005 के बारे में। देखिए आरटीए एक्ट 2005 जो है उसने अपनी 20th एनिवर्सरी 2025 में सेलिब्रेट करनी है। और इसमें देखा गया क्या-क्या इम्पैक्ट हुए इसके, क्या-क्या चैलेंजेस फेस किए। आरटीआई एक्ट जो है वो जून 2005 में आया था, एनफोर्स किया गया अक्टूबर 2005 में। ये सिटीजन को राइट देता है कि वो किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं जो कि पब्लिक अथॉरिटी के पास है। कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सोनल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल के अंडर आती है। आरटीआई जो है ये दरअसल राइट टू इन्फॉर्मेशन एक ह्यूमन राइट है, जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट में, इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट में और इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक राइट में भी दर्ज की गई है। इंडिया ने फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 जो था वो इनेक्ट किया था, ताकि ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन में आ सके। बाद में आरटीआई एक्ट आ गया, इसने रिप्लेस कर दिया फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट को। फिर राजनारायण वर्सेस उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरटीआई एक फंडामेंटल राइट है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये आर्टिकल 19 के अंडर कवर किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ प्रोविजंस की जो इसके अंदर दिए गए हैं। सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में सेंटर और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन सेटअप किए जाते हैं। सेंटर इंफॉर्मेशन कमीशन के जो मेंबर्स होते हैं उसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं और चीफ कुछ होते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर। इंफॉर्मेशन कमिश्नर का काउंट 10 से ज्यादा नहीं हो सकता। दोनों का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। एक कमेटी की रिकमेंडेशन पे होता है। कमेटी के जो मेंबर हैं वो पीएम, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन लोकसभा, और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जो पीएम नॉमिनेट करते हैं वो होते हैं, और चेयरपर्सन कमेटी के पीएम होते हैं। इसके अलावा टेन्योर जो है वो दोनों का 3 साल का ही होता है, चाहे वो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर हो चाहे इंफॉर्मेशन कमिश्नर। सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर और स्टेट लेवल पे भी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर असाइन किए जाते हैं, जो दरअसल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम करते हैं। राइट्स क्या होते हैं? हर एक सिटीजन के पास राइट है कि वो पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन का रिक्वेस्ट कर सकता है। अब पीए का क्या इसमें रोल है, ऑब्लिगेशन क्या है ना? सबसे पहले तो जो पीए होते हैं उनको मेंटेन करना पड़ता है रिकॉर्ड, और जितनी कैटेगरी की इन्फॉर्मेशन है उसको प्रोएक्टिव मैनर में रिक्वेस्ट के हिसाब से डिस्क्लोज करना होता है। अगर पब्लिक अथॉरिटी ये डिस्क्लोज नहीं करती है तो फिर उनको फाइन लगता है। एप्लीकेबिलिटी की अगर बात की जाए तो पब्लिक अथॉरिटी जिसमें कि डिफरेंट बॉडीज होगी, गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बनाई गई बॉडी होगी, ये सब आती हैं जो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करेंगी। इसमें एनजीओज जो कि सेंटर से फंड लेते हैं या स्टेट से फंड लेते हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, वो भी कवर होते हैं। रिसेंटली मद्रास हाईकोर्ट ने ये कहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि तमिलनाडु कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1983 के अंतर्गत आती है, वो आपकी पब्लिक अथॉरिटी नहीं है आरटीआई एक्ट के तहत। तो अब देखिए कैसे जजमेंट पास करके भी कई बार बोला जाता है कि कौन सी पब्लिक अथॉरिटी है जहां से आप इन्फॉर्मेशन सीख कर सकते हैं और कौन सी नहीं है। साल 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ऑफिस है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, दैट इज ऑल्सो पब्लिक अथॉरिटी। अब एग्जाम्पशन क्या है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं करनी है। आरटीआई में सेक्शन 8 सिंपली बताता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी है जिसको पब्लिक की डिमांड पे भी डिस्क्लोज नहीं करना है। जैसे कि कुछ इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन हो गई, जिसमें डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि आपकी आईबी हो गई, ईडी हो गई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, रॉ हो गया, इनकी इन्फॉर्मेशन आती है। कौन कौन से केसेस को एग्जाम्प्ट किया गया है जिसकी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं की जाती है, किन कंडीशन पे? जैसे कि अगर हमें लगता है कि कंट्री की सोवरेंटी को हमें अफेक्ट नहीं करवाना है, उसको कंट्रोल करने के लिए इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। फिर फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशन अगर इफेक्ट हो रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज नहीं होगी। अगर वो ऑफेंड मतलब इंसाइटमेंट कर सकती है, हेट्रेड क्रिएट कर सकती है, तब भी डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। फिर इसके अलावा पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के अगर प्रिविलेज ब्रीच हो रहे हैं, वो भी डिस्क्लोज नहीं होगी इन्फॉर्मेशन। फिर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ या ट्रिब्यूनल की अगर इन्फॉर्मेशन फॉरबिड की गई है, मनाही है उसको पब्लिश करने की, तो वो डिस्क्लोज नहीं की जाएगी। अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, इसके अलावा पर्सनल इन्फॉर्मेशन है कोई आपकी, फिर कमर्शियल कॉन्फिडेंस या ट्रेड सीक्रेट है, कुछ इन्फॉर्मेशन फॉरेन गवर्नमेंट से हमने सीक्रेटली रिसीव की है, कुछ फिजिकल सेफ्टी को डैमेज कर सकती है, कैबिनेट पेपर्स हो गए, कुछ इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस के पेपर हो गए, ये सब आपके जो है वो फिर नहीं कवर किए जाते हैं, उनको डिस्क्लोज नहीं किया जाता आरटीआई में। जुरिस्डिक्शन की बात करें तो जो लोअर कोर्ट होते हैं उनको बोला जाता है कि आरटीआई की जो भी सूट्स और एप्लीकेशन है वो उनको डील नहीं करेंगे, है ना? इसके अलावा रिट जुरिस्डिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, मतलब सुप्रीम कोर्ट के पास जहां आप डायरेक्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन में जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32, और हाई कोर्ट के पास जा सकते हो अंडर आर्टिकल 225। इसमें सिंपली बोला गया है कि कैसे मतलब रिट जुरिस्डिक्शन जो है उसके तहत आप सिंपली केस दर्ज कर सकते हो आरटीआई के चलते। आपको लगे कि आरटीआई में आपकी नहीं बात सुनेगी तो आप रिट जुरिस्डिक्शन के तहत ये आरटीआई में आपकी बात नहीं सुनेगी, ये केस दाखिल कर सकते हो ना। जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का। इसमें कुछ और प्रोविजन में बोला गया कि अगर इन्फॉर्मेशन नहीं टाइम पे दी जाती है या इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट दी जाती है तो फाइन वगैरह लगता है, प्रावधान है उसके। 30 डेज की रिक्वेस्ट के अंदर ही इन्फॉर्मेशन जो है वो देनी पड़ती है,
और अगर लिबर्टी के मैटर का इन्फॉर्मेशन है तो 48 घंटे के अंदर देनी पड़ती है। सिटीजन जो है वो अपील कर सकते हैं पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर के खिलाफ अगर लगता है कि उनको इन्फॉर्मेशन सही नहीं मिली है। आरटी एक्ट 2019 को अमेंड किया गया था, उसमें बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो टर्म्स, सैलरीज और जो अलाउंसेस होते हैं चीफ इन्फॉर्मेशन सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के, उनको तय कर सकती है। इससे पहले ये पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नहीं थी। डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2023 का, वो सिंपली सेक्शन 8(1)(j) को अमेंड करते हुए ये कहता है कि जितनी भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसको एग्जाम्प्ट कर दिया जाएगा इस एक्ट के तहत डिस्क्लोजर में। मतलब जो भी सेक्शन 8 के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी उसको आप चाहें तो डिस्क्लोज नहीं करें अंडर द आरटीआई, क्योंकि उसको एग्जम्पशन मिलेगा। आधार की बात करते हैं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आधार कार्ड है उसको आइडेंटिटी के तौर पे तो स्टैब्लिश करने के लिए यूज किया जा सकता है, बट इट इज नॉट एन अथॉरिटेटिव प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ। इसको डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट नहीं कह सकते। ये 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है और कोई भी जो रेजिडेंट है उनके पास ये डुप्लीकेट नंबर नहीं हो सकता। हर किसी का इंडिविजुअल होता है, बायोमेट्रिक के थ्रू जारी किया जाता है। ये यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जारी करती है और इसको डीएक्टिवेट भी किया जा सकता है। रैंडम नंबर होता है, मतलब इसमें कास्ट, रिलीजन, इनकम, हेल्थ कुछ भी नहीं दिखती है। प्रूफ ऑफ एड्रेस और आइडेंटिटी है ये रेजिडेंट ऑफ इंडिया की। आधार जो है ये प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं है, ना ही डोमिसाइल का प्रूफ है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये भी पीवाईक्यू में पूछा गया है। स्केलेबिलिटी टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर की, स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर है इसका मतलब जो रेजिडेंट का डाटा है वो सेंट्रली स्टोर किया जाता है और इसका ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन कहीं पे भी किया जा सकता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर में भी इसका यूज होता है, यानी कि यूआईडी इनेबल्ड बैंक अकाउंट, यानी आधार के साथ बैंक अकाउंट को कनेक्ट भी किया गया है ताकि जो रेजिडेंट्स हैं वो अपने पैसे को आसानी से एक जगह दूसरी जगह एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचा सके। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको भी कई बार आधार चाहिए होता है डिफरेंट बेनिफिट्स को पब्लिक तक पहुंचाने के लिए, और ये बेनिफिट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया या फंड ऑफ स्टेट से दिए जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है आधार एक्ट की? तो जस्टिस के एस पुत्तस्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2018 की जजमेंट में कोर्ट ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनली आपका आधार एक्ट 2016 से वैलिड है और आधार का जो मेटा डाटा है उसको आप 6 महीने से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते, और ये जो एक्ट है फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं करना चाहिए। आर्टिकल 14, 15, 19, 21 को ब्रीच नहीं करना चाहिए। आधार जो है वो सोशल वेलफेयर स्कीम के लिए मैंडेटरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास मोबाइल या इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो आप उनको फोर्स करके बोलिए कि अपने आधार को वो लिंक करें अपने बैंक अकाउंट के साथ। ऐसा कुछ नहीं है ना, क्योंकि हो सकता है किसी के पास मोबाइल इंटरनेट है ही नहीं। स्टेट जो है अगर वो चाहे तो प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है ना, सॉरी स्टेट जो है वो अगर प्राइवेट कॉर्पोरेशन के साथ आधार डाटा को शेयर करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करती है तो राइट टू प्राइवेसी का इसको वायलेशन बोला जाएगा। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एक्ट के थ्रू 2016 में बनाई गई थी। एक्ट था आधार एक्ट 2016 और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंडर आती है। इसका ऑब्जेक्टिव है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर को इशू करना। साथ में ये आधार एनरोलमेंट और ऑथेंटिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ में सिक्योरिटी और कॉन्फिडेंशियलिटी जो है किसी भी आइडेंटिटी के इन्फॉर्मेशन की उसको ये मेंटेन करके रखती है, और फिर आधार के जो नंबर्स होते हैं उसके प्रोसीजर को, उसके सिस्टम को और पॉलिसी को डेवलप करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की बात करेंगे। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स के तौर पे नीति आयोग ने कहा है कि हमें सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम को रिवाइज करने की जरूरत है। ये वो स्कीम होती हैं जिसमें सेंट्रल और स्टेट फंड में जो है वो प्रोवाइड करते हैं, ज्वाइंट मैनर में पैसा देते हैं, और साथ में स्टेट और कंकरेंट लिस्ट जो है 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उस लिस्ट या उस सब्जेक्ट्स के ऊपर इस स्कीम्स को बनाया जाता है। और इसके अलावा एक थर्ड पार्टी भी होती है जो स्पॉन्सर करती है स्कीम में, अपार्ट फ्रॉम द सेंटर एंड स्टेट। जो करंट फ्रेमवर्क है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम का, वो सब ग्रुप ऑफ चीफ मिनिस्टर ऑन रैशनलाइजेशन ऑफ सीएसएस यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम की रिपोर्ट के हिसाब से बनाया गया है। उसमें साफ बोला गया था कि हमें सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम पे फोकस करना होगा और नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा जो है उसको कंप्राइज करना होगा हमारे विजन 2022 के साथ। अभी हमारा 2022 का विजन तो निकल गया। फिर हमारे पास 75 सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 3 कैटेगरी के अंदर है। फंडिंग की बात करें तो जितनी भी फंडिंग होती है वो स्टेट को ट्रांसफर कर दी जाती है और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से ये निकल के जाती है बाकी जहां एरियाज में स्कीम इंप्लीमेंट हो रही है वहां पे। फिर 14 फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन को समझते हुए और प्लानिंग और नॉन प्लानिंग के एक्सपेंडिचर को खत्म करते हुए आपकी जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम और सेंट्रल सेक्टर स्कीम है उनको मतलब बिल्कुल सेंट्रलाइज करके फंड जो है वो देना शुरू कर दिया गया। फंडिंग पैटर्न क्या है कोर स्कीम का? देखिए कोर स्कीम में 8 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और 3 हिमालयन स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट 90% फंड देती है, स्टेट देता है 10%। बाकी स्कीम में क्या होता है 100% जो फंडिंग है कोर स्कीम में वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही देती है। और जबकि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में फंडिंग क्या थी, कुछ फंडिंग आपकी स्टेट देती थी, कुछ आपका सेंटर देता था। अब बात करते हैं अदर स्टेट की। अदर स्टेट में सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो 60% फंड देता है, स्टेट 40% देता है इन द कोर स्कीम। अच्छा यहाँ मैंने आपको गलत एक चीज बोल दी, एक चीज ध्यान रखिएगा।
कोर स्कीम में जो शेयरिंग है वो 60% और 40% के बेसिस पे होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में जो सेंटर है और स्टेट है और थर्ड पार्टी है, एक स्पॉन्सर्ड पार्टी, वो फंडिंग देते हैं। यूनियन टेरिटरी के केस में जहां लेजिस्लेचर नहीं है और कोर स्कीम है, वहां सेंटर 100% पैसा देती है। मॉनिटरिंग की बात करें तो जो है आपका नीति आयोग, उन्होंने कहा है कि सीएसएस का मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है, इसके लिए थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन होना चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम जो है वो आपकी 3 कैटेगरी में अब बांट दी गई हैं, जिसमें सबसे पहले कोर स्कीम है, फिर कोर ऑफ द कोर स्कीम है, फिर ऑप्शनल स्कीम है। कोर स्कीम जो है इसमें नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा आता है, जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हो गया, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की स्कीम होगी। कोर ऑफ द कोर स्कीम में 6 स्कीम आती हैं जो सोशल प्रोटेक्शन और सोशल इंक्लूजन के लिए काम करती हैं, जैसे एमजी नरेगा हो गई, डिफरेंटली एबल्ड के लिए स्कीम हो गई, माइनॉरिटी की स्कीम हो गई। ऑप्शनल स्कीम जो है ये स्टेट के लिए फ्री होती है चूज करने के लिए, स्टेट चाहे तो इंप्लीमेंट कर सकती है, नहीं तो नहीं कर सकती। इसके जो फंड है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से जाते हैं। बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन हो, मिशन कर्मयोगी की बात करेंगे। रिसेंटली कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो कि 2021 में लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, मिशन कर्मयोगी, उसको 3 साल पूरे हो गए हैं। तो मिशन कर्मयोगी का ये जो है ये इसका ऑब्जेक्टिव है एक प्रोफेशनल, वेल ट्रेन्ड और फ्यूचर लुकिंग सिविल सर्विसेज को तैयार करना, है ना। सिविल सर्वेंट ऐसे होने चाहिए जो कि हर एक ग्राउंड में जाके अच्छे से काम कर सके। तो ये सारे के सारे सिविल सर्वेंट्स को कवर करता है, चाहे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय क्यों ना हो, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में काम करते क्यों ना हो। इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क क्या है आपकी इसका नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज का? सबसे पहले तो इसमें प्राइम मिनिस्टर एचआर काउंसिल होती है जो अपेक्स बॉडी होती है, कैबिनेट सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन यूनिट होता है जो मॉनिटरिंग करता है प्रोग्राम की, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होता है जो ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड और रिसोर्सेज को तय करता है, फिर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होता है जो 100% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आता है और ये एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कि आई गॉट कर्मयोगी प्रोवाइड करता है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है मिशन कर्मयोगी का कि हमें ना रूल के बेसिस पे सिर्फ सिविल सर्वेंट्स को रूल दे दो उसके हिसाब से काम करो, वो नहीं करना। हमें उनको रोल बेस्ड मॉडलिंग या ट्रेनिंग देनी है। फिर हमें कॉम्पिटेंसी उनमें बिल्ड करनी होगी डिफरेंट कैपेसिटी डेवलपमेंट के लिए। 70% उनकी जो लर्निंग है वो जॉब एक्सपीरियंस से आनी चाहिए, 20% उनकी आनी चाहिए दूसरों के साथ काम करके, 10% उनकी जो आनी चाहिए ट्रेनिंग वो प्लान्ड ट्रेनिंग होनी चाहिए, है ना, प्लानिंग होनी चाहिए उसमें। इसके अलावा हमें गवर्नमेंट के सिलोज या चार दीवारी से बाहर निकल के सिविल सर्वेंट्स को काम करना सिखाना होगा। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म जो है ये एक लॉन्च पैड है मिशन कर्मयोगी का, और ये कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन पोर्टल है जो बताता है कि कैसे गवर्नमेंट ऑफिशियल अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग जर्नी जो है उसको गाइड कर सकते हैं। फिर जितने भी यूजर्स होंगे आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म के, उनकी परफॉर्मेंसेस को मॉनिटर और इवैल्यूएट भी किया जाता है। उसी हिसाब से उनको फिर बाद में रैंकिंग या फिर उनका स्कोर जो है वो दिया जाता है। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन जो है इसको गैजेट ऑफ इंडिया के तहत 2021 में बनाया गया। ये डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आता है। इंडिपेंडेंट बॉडी है ये, दरअसल एग्जीक्यूटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है इसके पास 3 मेंबर है और एक इंटरनल सेक्रेटेरिएट है। सेक्रेटेरिएट के जो हेड होते हैं उसमें ऑफिसर होते हैं इन द ग्रेड ऑफ ज्वाइंट सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर मेंबर्स जो हैं उनको डाइवर्स बैकग्राउंड से इसमें शामिल किया जाता है। पर्पस की अगर बात की जाए तो इसमें यूनिफॉर्म अप्रोच अपनाई जाती है ताकि कैपेसिटी बिल्डिंग अच्छे से की जा सके। फिर जो एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान है उनको प्रिपेयर किया जाता है। एनुअल स्टेट ऑफ सिविल सर्विस रिपोर्ट वो तैयार की जाती है। नॉलेज पार्टनर जो है उनको अप्रूव किया जाता है मिशन के लिए, और हार्मोनियस अप्रोच अपनाई जाती है डिफरेंट इनिशिएटिव्स के लिए। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात करते हैं। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस के द्वारा कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन जारी की गई कि कैसे आप ना पब्लिक ग्रीवेंस को टाइमली मैनर में, मीनिंगफुल मैनर में एड्रेस कर सकते हो। तो गाइडलाइन क्या थी? सबसे पहले तो नोडल ऑफिसर जो है वो हर एक मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट के अंदर होने चाहिए जो पब्लिक के ग्रीवेंसेस को एफिशिएंटली एड्रेस करेंगे, और डेडिकेटेड ग्रीवेंस सेल जो है वो सेटअप किए जाएंगे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट में, और उनको सफिशिएंट रिसोर्सेज दिया जाएगा। फिर टाइमलाइन भी रहेगी इफेक्टिव ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए, जिसमें 21 दिन का जो टाइम था, जिसमें पहले जो 30 दिन का टाइम था उसको 21 दिन कर दिया गया, यानी 21 दिन के अंदर दूसरों के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करना है। ग्रीवेंस रिड्रेसल असेसमेंट इंडेक्स जारी किया जाएगा। डिफरेंट मिनिस्ट्री को ये रैंकिंग देगा मंथली बेसिस पे कि कैसे वो ग्रीवेंस को एड्रेस कर रही हैं, और ये आपका जो कॉन्सेप्ट है इंडेक्स का, ये डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के द्वारा ही निकाला गया था। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म की बात करते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट होता है ये देखने के लिए कि कैसे वो इफेक्टिव तरीके से ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है टुवर्ड द पब्लिक वेलबींग। तभी तो काम करेगी ना, और पब्लिक के दुख को अच्छे से सुन के समझेगी और उसके लिए काम करेगी, उसके दुख को ओवरकम करेगी। 2 डेजिग्नेटेड नोडल एजेंसी है यूनियन गवर्नमेंट की जो हैंडल करती हैं ग्रीवेंसेस को। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म एंड पब्लिक ग्रीवेंस, सेकंड है आपकी डायरेक्टोरेट ऑफ पब्लिक ग्रीवेंस, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। जो आपकी सेंट्रल लेवल पे जो पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म है उसमें एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमेशा सिटीजन्स के लिए सीपी ग्राम पोर्टल अवेलेबल रहता है 24/7। वो वहां पे जाकर किसी भी तरीके का ग्रीवेंस उनका किसी भी पब्लिक अथॉरिटी से रिलेटेड है उस पर जाके अपनी कंप्लेंट डाल सकते हैं। ये एक सिंगल पोर्टल है जहाँ पे सारी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट कनेक्टेड है। सीपी ग्राम पे वहां पे आप कंप्लेंट डालिए,
डिपार्टमेंट के पास वो कंप्लेंट पहुंच जाएगी और पोर्टल पे तब तक रहेगी जब तक सॉल्व नहीं की जाती। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल मशीनरी अगर स्टेट में देखी जाए तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं जिसके पास अपना ग्रीवेंस लेके जा सकते हो, उनको उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर कहते हैं। स्टेट्स में जिला पंचायत होती हैं जिनका खुद का पब्लिक ग्रीवेंस मैकेनिज्म होता है। कुछ और मैकेनिज्म फॉर द ग्रीवेंस रिड्रेसल हमारे पास हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास सीवीसी है, फिर स्टैट्यूटरी इंस्टीट्यूशन में हमारे पास लोकायुक्त, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है। फिर हमारे पास प्रगति पोर्टल है यानी प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन पोर्टल, जिसमें कि कॉमन मैन के जो ग्रीवेंसेस हैं वो सीधा सीधा दर्ज होते हैं और उन पे निवारण किया जाता है। फिर ई निवारण है जो आपका सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा लॉन्च किया गया है टैक्स पेयर के ग्रीवेंसेस को रिड्रेस करने के लिए। सेवोत्तम मॉडल यानी कि सबसे उत्तम सेवा देना, इसमें क्वालिटी ऑफ पब्लिक सर्विस डिलीवरी को इंप्रूव करने की कोशिश की जाती है। 3 मॉड्यूल होते हैं जैसे सिटीजन चार्टर हो गया, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म हो गया और कैपेसिटी बिल्डिंग होगी सर्विस डिलीवरी को लेकर। जन योजना अभियान की बात करते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने पीपल प्लान कैंपेन यानी जन योजना अभियान जो है वो लॉन्च किया, जिसमें पंचायत डेवलपमेंट प्लान जो है वो 2025-26 तक प्रिपेयर किया गया है। जन योजना अभियान यानी कि पीपल मैन कैंपेन की बात की जाए तो ये पीपल पार्टिसिपेशन को एक्सेलरेट करने के लिए बनाया गया है और इसमें पंचायत डेवलपमेंट प्लान को उसके प्रोसेस को प्रिपेयर किया जाता है। इसमें सबकी योजना, सबका विकास जो है उसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है 2018 से। इंप्लीमेंटेशन की अगर बात की जाए तो 3 लेवल होते हैं पंचायत के, वहां पे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट करवाया जाता है डिफरेंट इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का, गवर्नमेंट वर्कर्स का और कम्युनिटी बेस्ड वर्कर्स का, ताकि वो आपस में मिलकर पंचायती लेवल पे अच्छा काम कर सकें। कॉम्पोनेंट क्या है कैंपेन के? सबसे पहले तो स्ट्रक्चर्ड वार्ड सभा, महिला सभा या ग्राम सभा जो है वो होती है, जो कि ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान, ब्लॉक लेवल के डेवलपमेंट प्लान तैयार करती है, 2026-25 के लिए बनाए जाएंगे। ग्राम सभा वाइज कैलेंडर जो है उसको प्रिपेयर किया जाता है। थीम बेसिस पे जितने भी डेवलपमेंट गैप्स हैं ग्राम लेवल पे, पंचायत लेवल पे, उन गैप को एड्रेस करने के लिए चीजें की जाती हैं। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो बनाया जाता है। ये जो इंडेक्स है ये मल्टी डोमेन इंडेक्स है जो देखता है कि हर एक फील्ड में कैसे पंचायत काम कर रही है, उस हिसाब से उसको रैंकिंग दी जाती है। और जो थीम बेस्ड अप्रोच है ना, थीम बेस्ड प्रोजेक्ट, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के साथ अलाइन करते हुए बनाए जाते हैं। फिर इंक्लूसिव पार्टिसिपेशन के लिए यूथ और एल्डरली दोनों को पार्टिसिपेट करवाया जाता है। साथ में जो आपका जीपीडीपी है ना उसको अप्रूव किया जाता है और इसको ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे पब्लिश करके असेसमेंट और मॉनिटरिंग की जाती है। ऑडिटिंग की बात करेंगे लोकल बॉडीज की। ऑडिट का मतलब क्या होता है कि जितना पैसा रिलीज किया लोकल बॉडी को, क्या उन्होंने उसको सही जगह यूज किया, उसको बोलते हैं, उसको ऑडिट करके चेक करना। रिसेंटली इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑडिट ऑफ लोकल गवर्नेंस जो है उसको राजकोट गुजरात में इनॉग्रेट किया गया है। ये फर्स्ट है कंट्री के अंदर और ये ग्लोबल स्टैंडर्ड को फॉलो करेगा। किस चीज के लिए? लोकल गवर्नेंस बॉडी की ऑडिटिंग के लिए। देखिए, आई आई कॉल ये एक तरीके का कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है जिसमें पॉलिसी मेकर और ऑडिटर एक साथ आ रहे हैं और ऑडिटर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग को इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें क्या होगा, जो लोकल गवर्नमेंट के ऑडिटर है उनको इंडिपेंडेंट बनाया जाएगा, साथ में वो अच्छे से असेसमेंट कर पाए, अच्छे से सर्विस डिलीवरी दे पाए, वो तय किया जाएगा। और ये एक नॉलेज सेंटर के तौर पर भी वर्क करेगा और गवर्नेंस के जो भी इश्यूज हैं लोकल और ग्रास रूट लेवल पे उसको एड्रेस करेगा, क्योंकि उसके लिए थिंक टैंक का वर्क करेगा। लोकल सेल्फ गवर्नेंस और ऑडिट की बात करें तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 कहता है कि कुछ प्रोविजन लोकल सेल्फ गवर्नेंस के हमने इसमें दे दिए हैं, यानी कि 73rd ने कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया पंचायत को, 74th वाले ने म्यूनिसिपैलिटी को। 2020 में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो डेवलप किया था, जिसमें ऑनलाइन ऑडिट किया जाता था पंचायती अकाउंट का और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाता था। इसके अलावा वर्ल्ड समिट ऑन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2023 में इसको अवार्ड भी दिया गया। ये प्राइज आपके इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन जो है जेनेवा में उसने ऑर्गेनाइज किए थे। करंट लेवल पे ऑडिटिंग मैकेनिज्म क्या है? देखिए, कैग जो है उसे साफ बोला है कि लोकल बॉडीज जो है उनका ऑडिट रेगुलरली हमें करना होगा और कैग के एक्ट 1971 के तहत करना होगा। कैग जो है वो जो भी ऑडिटिंग होती है, जो भी अकाउंट्स होते हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के, लोकल अर्बन लोकल बॉडीज के, उसको कंट्रोल भी करता है, सुपरवाइज भी करता है, उसके रिकॉर्ड को मेंटेन भी करता है। ये कैसे किया जाता है? ये एग्जामिनर ऑफ लोकल फंड अकाउंट या डायरेक्टर ऑफ लोकल फंड अकाउंट के थ्रू किया जाता है डिफरेंट स्टेट में। ये जो भी यूटिलाइज हुआ है ना फंड स्टेट गवर्नमेंट का लोकल बॉडीज को मेंटेन करने में, उसको ऑडिट करते हैं और कैट की सुपरविजन में ही ये सब चीजें करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या क्या प्रावधान है रिलेटेड टू द ऑडिटिंग ऑफ लोकल बॉडीज? सबसे पहले आर्टिकल 243G है जो बताता है कि कैसे लोकल बॉडीज को हमें डिफरेंट पावर्स देनी होंगी, डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी। आर्टिकल 243J जो है वो ये कहता है कि जो लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट है वो कानून के थ्रू अगर चाहे तो पंचायत के अकाउंट को मेंटेन करने के लिए प्रावधान बना सकता है। आर्टिकल 243Z कहता है कि लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट अगर चाहे तो वो कानून के तहत बता सकता है कि अकाउंट्स का मेंटेनेंस जो है म्यूनिसिपैलिटी में वो कैसे किया जाएगा।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, हाँ 1 सेकंड, कैंट बोर्ड की या कैंटोनमेंट बोर्ड की। रिसेंटली लैंड पोर्शन जो है 10 कैंटोनमेंट बोर्ड का, उसको मर्ज कर दिया गया स्टेट की लोकल बॉडीज के साथ। देखिए कैंट जो है वो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे मिलिट्री ट्रूप जो है वो रहती है, और प्राइमरी वहाँ की जो प्राइमरली ये जो एरिया होता है ना, ये सोल्जर्स की हाउसिंग के लिए, उनके घर के लिए यूज किया जाता है। तो मिलिट्री और सिविलियन पॉपुलेशन यहाँ पे दोनों रहती है। मिलिट्री स्टेशन जो है वो एक्सक्लूसिवली मिलिट्री पर्सोनल के द्वारा ही या स्टाफ के द्वारा ही यूज किया जाता है, और इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से स्टैब्लिश किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, किसी एक्ट के थ्रू नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैटल ऑफ प्लासी जब हुई थी 1757 में, उसके बाद से ये कैंट बोर्ड बनाया। बैरकपुर कलकत्ता में सबसे पहला कैंटोनमेंट बोर्ड स्टैब्लिश हुआ 1765 में। करंटली 61 कैंटोनमेंट है इंडिया में, और 6 को हमने आजादी के बाद बनाया है। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो है कैंटोनमेंट की, वो आपकी यूनियन गवर्नमेंट की लिस्ट में आती है। हमने देखा था ना 3 लिस्ट होती है 7 शेड्यूल में, तो यूनियन लिस्ट में आपका आता है कैंट को मैनेज करना। कैंटोनमेंट बोर्ड का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कैंटोनमेंट एक्ट 2006 के तहत इंप्लीमेंट किया जाता है या मॉनिटर किया जाता है। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के चलते हमने ये एक्ट जो था वो बनाया था। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या करता है, ये अर्बन लोकल बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा देता है। कैंटोनमेंट जो है ये कैंटोनमेंट बोर्ड के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। वो सिविक ड्यूटी को परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हेल्थ, वाटर सप्लाई, प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में ये आता है, और इसके स्टेशन कमांडर जो है वो बोर्ड के एक्स ऑफिशियल प्रेसिडेंट होते हैं। कैटेगरीज कौन कौन सी है कैंटोनमेंट बोर्ड की? कैटेगरी 1 वो होगी जहाँ पे पॉपुलेशन 50,000 से ज्यादा है। कैटेगरी 2 10,000 से 50,000 की पॉपुलेशन। कैटेगरी 3 2500 से 10,000 की पॉपुलेशन। कैटेगरी 4 माने जो 2500 से कम वाली पॉपुलेशन का एरिया है। अब बात करेंगे एनवायरमेंटल इशू को कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करना। सुप्रीम कोर्ट ने रीसेंट जजमेंट में कहा कि किसी को भी ये हक नहीं है कि वो खराब क्लाइमेट में रहे, और क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इफेक्ट हो रहे हैं उसकी वजह से आर्टिकल 14 और 21 काफी लोगों का वायलेट हो रहा है, और हर किसी को हक है कि वो एडवर्स इफेक्ट ऑफ द क्लाइमेट चेंज से फ्री होके रहे। जजमेंट जो है वो दरअसल एम के रजनीत केस में बनाई गई है। इसमें ये जो जजमेंट था, ये जो केस था, दरअसल ये प्रोटेक्शन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और उसके हैबिटेट को लेके था। तो देखिए आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है। तो जब भी क्लाइमेट चेंज का नेगेटिव इफेक्ट किसी पे होता है तो आर्टिकल 14 और 21 वायलेट होता है। राइट टू इक्वालिटी कैसे वायलेट होगा? जो गरीब है वो क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट से ज्यादा झेलता है, इसीलिए उसका आर्टिकल 21 भी इफेक्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर को यूज किया, मतलब फंडामेंटल राइट के स्कोप को वाइड करते हुए ये बोला कि आर्टिकल 14, 21, 19 ये सब आपको राइट टू गुड एनवायरमेंट भी देते हैं। जुडिशियल जजमेंट, अगर जुडिशियरी की जजमेंट देखी जाए तो एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1987 में राइट टू लिव इन अ पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आपका आर्टिकल 21 में डाला गया था। उसके बाद आपका वेलोर सिटीजन वेलफेयर फोरम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस आई 96 में, उसमें प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल और पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल को बोला गया जरूरी है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल का मतलब क्या हुआ कि आप पहले से किसी भी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लाने से पहले ये देखेंगे कि उसका एनवायरमेंटल में नुकसान क्या होगा, है ना। अगर आपको लगता है कि आप डिसिसिव नहीं है कि क्या उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है, तो भी आप प्रिकॉशन लेते हुए पहले से तैयार रहेंगे। पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का मतलब कि जो पॉल्यूशन कर रहे हैं उनको उसका कॉस्ट भी देना पड़ेगा। डिप्लोमेटिक पासपोर्ट की बात करेंगे, रिसेंटली वन ऑफ द इनक्यूमेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो जर्मनी भाग गए, क्योंकि डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था उनके पास, दरअसल उनके ऊपर सेक्सुअल अब्यूज का चार्ज लगा था। देखिए ये जो पासपोर्ट है ये डेजिग्नेटेड मेंबर को इशू किया जाता है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू जारी होता है, और इनको डिप्लोमेटिक स्टेटस भी दिया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफिशियल जो फॉरेन के अंदर रहते हैं असाइनमेंट के पर्पज पे, ऑफिशियल पर्पज पे, उनको भी ये मिलता है। इसका वैलिडिटी पीरियड 5 साल या उससे कम का होता है। इम्यूनिटी की बात करें, जिनके पास ये पासपोर्ट होता है उनको कुछ प्रिविलेज और इम्यूनिटी दी जाती है इंटरनेशनल लॉ के चलते, जैसे वो अरेस्ट नहीं किए जा सकते फॉरेन के कंट्री में, डिटेंशन में नहीं रखे जा सकते, या फिर उन पे लीगल प्रोसीडिंग नहीं हो सकती। एग्जाम्पशन क्या है वीजा रिक्वायरमेंट को लेकर? उनको हर कंट्री में जाकर ना, कुछ कंट्री बोलिए जहाँ पे इंडिया का मतलब अच्छा खासा तालमेल है, वहां जाकर ना उनको वीजा नहीं लेना पड़ता। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जो है वो पहले से उनको वीजा नोट जारी करके दे देती है, तो अब्रॉड में जाकर उनको ऑफिशियल असाइनमेंट के लिए बार बार वीजा नहीं लेना पड़ता। इंडिया के पास वीजा वेवर अग्रीमेंट है, जिनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है उन पे अग्रीमेंट अप्लाई हो जाता है, और ये जिन कंट्री के साथ हमारा है ना वहीं पे अप्लाई होगा। इंडिया का वीजा वेवर अग्रीमेंट जर्मनी में और 33 कंट्री में है, तो जहाँ पे इन कंट्रीज में अगर आप डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के साथ जाएंगे ना, तो आपको वहां पे वो नहीं करना पड़ेगा, जाके वीजा नहीं जनरेट करवाना पड़ेगा। ये जो अग्रीमेंट है ये बताता है कि कैसे इंडियन डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर जो है विदाउट अ वीजा इन कंट्रीज में विजिट कर सकते हैं अप टू 90 डेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन पासपोर्ट की बात करते हैं, पासपोर्ट और वीजा इन सबको यूनियन लिस्ट में 7th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है। पासपोर्ट एक्ट ऑफ 1967 के तहत पासपोर्ट को जारी किया जाता है। जितने भी पर्सन इंडिया को छोड़ के जाना चाहते हैं, डिपार्ट करना चाहते हैं यहाँ से, उनको पासपोर्ट एज अ ट्रेवल डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है कुछ लोगों को एग्जाम्पशन भी देती है जिनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो किसी भी पर्सन को जो सिटीजन नहीं भी है इंडिया का, उसको पासपोर्ट दे सकती है अगर बहुत ज्यादा जरूरी है पब्लिक इंटरेस्ट के चलते। 3 क्लास के पासपोर्ट होते हैं, ऑर्डिनरी ब्लू कलर का, डिप्लोमेटिक व्हाइट कलर का, ऑफिशियल मरून कलर का।
आगे बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ में कॉमन सर्विस सेंटर। कॉमन सर्विस सेंटर का स्पेशल पर्पस व्हीकल जो है, उसने देखा कि कैसे कॉमन सर्विस सेंटर अच्छी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करता है और इसको 15 साल हो गए हैं एस्टैब्लिश किए हुए। कॉमन सर्विस सेंटर का स्पेशल पर्पस व्हीकल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कंपनीज एक्ट के तहत 1956 के चलते सेटअप किया गया और ये एक सेंट्रलाइज्ड कोलैबोरेटिव फ्रेमवर्क है जो सिटीजन्स को सर्विस देता है थ्रू द कॉमन सर्विस सेंटर। इसका मेन पर्पस क्या है कि आईटी इनेबल्ड सर्विसेज अलग-अलग सिटीजन्स को देना। कॉमन सर्विस सेंटर वन ऑफ द 3 पिलर है इंडिया के नेशनल ई गवर्नेंस प्लान का जो 2006 में अप्रूव हुआ था। बाकी 2 पिलर हैं कनेक्टिविटी और नेशनल डाटा बैंक। जो आपका कॉमन सर्विस सेंटर है ये फ्रंट से लेकर एंड तक डिलीवरी का ख्याल रखता है। गवर्नमेंट, प्राइवेट और सोशल सेक्टर की सर्विसेज को प्रोवाइड करता है इंटीग्रेटेड मैनर में। ये आपका पैन इंडिया नेटवर्क है जो रीजनल, ज्योग्राफिकल, लिंग्विस्टिक और कल्चरल डाइवर्सिटी जो है कंट्री की उसको सर्व करता है। कौन-कौन सी सर्विसेज दी जाती हैं? गवर्नमेंट की सिटीजन को सर्विसेज दी जाती हैं, फिर बिजनेस टू सिटीजन सर्विस दी जाती हैं, कुछ फाइनेंशियल सर्विस दी जाती हैं। 2.0 इसकी स्कीम चल रही है जो 2015 में लॉन्च की गई जिसका ऑब्जेक्टिव था कि एटलीस्ट 2.5 लाख ग्राम पंचायत हैं, वहाँ पे हर एक जगह पे एक कॉमन सर्विस सेंटर होना चाहिए ताकि सर्विस डिलीवरी दी जा सके, टेक्नोलॉजी का उसमें यूज़ किया जा सके, सर्विस को स्टैंडर्डाइज़ किया जा सके और वुमेन को खास करके इसमें लाया जा सके। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की बात करेंगे 2024 का इंडेक्स है। इंडिया ने इसमें 180 में से 159 रैंक हासिल किया है और ये पेरिस की जो एक ऑर्गेनाइजेशन है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर उसके द्वारा जारी किया जाता है। ये वन ऑफ द वर्ल्ड लीडिंग एनजीओ है। इसके अलावा ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो हम 3 मई को सेलिब्रेट करते हैं उसके मौके पे आपका पब्लिश किया जाता है। थीम है प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। टॉप 3 रैंकर जो है वो नॉर्वे, डेनमार्क और स्वीडन है। 5 इंडिकेटर्स पे ये आपका जारी किया जाता है। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लेजिस्लेटिव, सोशल और सिक्योरिटी कैसी है किसी कंट्री। को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव की बात करेंगे। असम ने सबसे पहले ये यूनिक जो कॉन्सेप्ट है को डिस्ट्रिक्ट का उसको लॉन्च कर दिया है। ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ही जारी किया गया है। एग्जिस्टिंग हमारा सिस्टम था सिविल सब डिवीजन, ये उसकी जगह पे आया है। को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव एक स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होता है। ये डिस्ट्रिक्ट से नीचे का यूनिट है। जैसे डिस्ट्रिक्ट मैनेज करते हैं उससे नीचे का यूनिट क्या होगा? को डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या होंगे कि एक ऑफिसर होंगे जिनका रैंक होगा असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। उनके पास वैसी ही पावर होंगी जैसे डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास है, लेकिन उसको असिस्ट करने के लिए बनाए गए हैं डीसी को, है ना। सिग्निफिकेंस क्या है? मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करने से अच्छा हम लोग को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़ा नीचे में जाके डिसेंट्रलाइज तरीके से काम कर पाएंगे, है ना। गवर्नेंस इनहांस होगा, सिटीजन सेंट्रिक सर्विस अच्छे से दी जा सकती है और लोगों के आप ज्यादा करीब जा सकते हैं, उनसे ज्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो टीटी 365 पॉलिटी है 2025 का वो खत्म होता है। जैसे ही आपका नेक्स्ट पीटी आता है हम उसको भी कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको ट्राई करना है कि क्विक बिट यूपीएससी की जो सीरीज है उसको फॉलो कीजिए क्योंकि इसमें बहुत सारे आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करते हैं। अगर आपको लगता है कुछ और इंपॉर्टेंट सेपरेट टॉपिक आप चाहते हैं चैनल पे आए तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।